नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 18 नाउ स्वदेश में। तो त्योहारों की धूमधाम तो शुरू हो चुकी है। कृष्ण जन्माष्टमी हम जल्द ही मनाएंगे। दही हांडी, गोविंदा और नॉर्थ साइड पे जन्माष्टमी की उस धूम से पहले बाजार में भी लग रहा है थोड़ी सी तो धूम मची हुई दिख रही है, क्योंकि आप फिर से 19,600 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर आप मुंबई में रहने वाले हैं तो आप देखेंगे मटकी को फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोली एक ह्यूमन पिरामिड बना के आगे बढ़ने लगती है ऊंचाई की तरफ। उसी तरह से निफ्टी भी 19,600 19,700 की तरफ जरूर देख रहा है। मैं तो साइन में रहता हूँ महाराष्ट्र में, जहाँ पे बहुत जबरदस्त गोविंदा का तैयारी होती है। और वहाँ ऑलरेडी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ सारे गोविंदा जो है वो ह्यूमन पिरामिड बनाने की प्रैक्टिस ऑलरेडी शुरू कर दी है। ये पिरामिड सारे सेक्टर्स भी बना रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए भी। 20,000 की तैयारी कर रहे हैं क्या? एकदम। अगर उसको चार्ट ने प्लॉट करें तो गोविंदा की जैसा फॉर्मेशन हो रहा है सारे सेक्टर्स का, जिसका हम आगे शो में डिस्कशन बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन चलिए पहले 4 बड़े ट्रिगर्स आपके लिए ले आते हैं। इस वक्त ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको ग्लोबल मार्केट से कितने क्यूज मिलेंगे? पहली बात तो वहां से थोड़ी सी कमजोरी दिखी आपको। कल परसों सोमवार को वहां बाजार बंद थे लेबर डे के चलते, और उसके बाद जब बाजार कल खुले और बंद हुए तो डाउ 200 अंक फिसल कर बंद हुआ है। गिफ्ट निफ्टी थोड़े से दबाव में, लेकिन इंडियन मार्केट्स अपनी चाल में है। लेकिन क्रूड एक प्रेशर बना सकता है, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से जो फिर से जो प्रोडक्शन कट करने का, हालांकि मंथली रिव्यू जरूर है, लेकिन आप फिर से इंच बैक तो कर रहे हैं $90 की तरफ, तो ये एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ऑयल प्रोड्यूसर्स चल रहे हैं, वहां पर ट्रेड क्या है। एफआईज की बिकवाली बड़ी फिगर कल भी थी, और पिछले 2 दिन में अगर आप देखें तो 5,000 करोड़ तक की स्टॉक्स उन्होंने बेचे हैं। और जियो फाइनेंशियल में क्या प्रेशर आ जा सकता है? पिछले कई दिनों से एक तेजी थी, लेकिन आज जो लास्ट लेग ऑफ पैसिव फंड सेलिंग है, और अच्छी खासी है, 10.5 करोड़ शेयर के करीब सेलिंग है। तो इसके बाद क्या जियो फाइनेंशियल में आज क्या बॉटम बन जाएगा और क्या खरीदारी के संकेत बन जाएंगे, ये सारी स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। लेकिन चलिए पहले एक एक करके ब्रीफली डिस्कस करते हैं। कल इनफैक्ट एक फेड रिप्रेजेंटेटिव का बयान में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने तो कहा कि सैन फ्रांसिस्को की जो फेड करेक्ट, उन्होंने तो क्लियरली कहा कि सितंबर में शायद इतने इंडिकेशन नहीं हो रेट हाइक। मैंने आपको बताया सितंबर की पॉलिसी पे स्टांस का इंडिकेशन रहेगा, लेकिन बाजार ये मान के चल रहा है, यूबीएस ने भी कहा और भी कुछ लोगों ने कहा है कि एक्चुअली नवंबर की जो पॉलिसी है वहां पे डेटा घूमना चाहिए। अगर वहां डेटा नहीं घूमा तो बाजार पलट जाएगा। लेकिन कल ग्लोबल मार्केट में कड़े नेगेटिव्स आए। हाँ बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर चला गया, जो कि इमर्जिंग मार्केट के लिए काफी नेगेटिव होता है। तो डीएक्सवाई को लेके आए डेटा साहब, 105 की डॉलर इंडेक्स काफी ज्यादा नेगेटिव है। हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स, ये देखिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड यील्ड्स भी 4.2 से बढ़ के 4.27 यानी 4.3 के करीब पहुंच गई। बॉन्ड यील्ड के लिए ये 10-10 पैसा का जो मूवमेंट है ना, ट्रिलियन ऑफ डॉलर का मूव कर देता है। इसको आप हल्के में ना लीजिएगा बिल्कुल भी। डॉलर इंडेक्स 105 के करीब पहुंच गई है। ब्रेंट $90। इमर्जिंग मार्केट, हम जैसे लोग, भारत जैसे मार्केट्स, इकोनॉमीज जो कि 90% अपनी क्रूड की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं, ग्लोबल क्यूज आज काफी नेगेटिव आए। इनफैक्ट यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जीडीपी आया, बहुत मजबूत आया। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा वापस बन रही है कि अभी तक जो कदम उठाए हैं ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स में, शायद वो काफी नहीं है इन्फ्लेशन और डेटा को पूरी तरीके से काबू करने के लिए। इसीलिए आपने देखा कि ग्लोबल मार्केट में प्रेशर आया। एक क्विक व्यू में क्रूड पे दे दूं। ये क्रूड का जो डिसीजन आया सऊदी अरेबिया का, रशिया का भी, ये सप्लाई साइड डिसीजन है। यानी वो जो है नल को बंद कर रहे हैं जहां पानी गिर रहा है, इसके वजह से भागा है। डिमांड बहुत मजबूत नहीं हो गई है। 2 तरह से क्रूड होता है, एक तो डिमांड बहुत मजबूत हो, वहां भागती उसका क्रूड की चाल, या फिर सप्लाई हो कम कर दें आप। डिमांड तो कमजोर है। हमें सबको पता है कि चाइना में इकोनॉमी के बहुत बुरा हाल है इस समय, और चाइना और यूएस जो है सबसे बड़े यूजर्स हैं क्रूड के, और यूएस का डेटा मजबूत आ रहा है लेकिन चाइना कमजोर है। तो देखना ही होगा कि ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया है बड़े सप्लायर्स ने अपना मार्केट शेयर और अपनी प्राइसिंग को गेन करने के लिए, किया कि ये परमानेंट क्रूड को ऊपर ले जा रहा है। मेरे हिसाब से ये एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। उसका रीजन क्या है कि चाइना की जैसी बड़ी इकोनॉमी ने जब अपना डायरेक्शन चेंज किया है, वो इतनी जल्दी रिबाउंड करने वाली नहीं है। कितने भी स्टिमुलस आए, अगर आप देखिए जो कंजम्पशन है चाइना का, वो बहुत ज्यादा यहाँ से भागने वाला नहीं है। तो ये टेम्परेरी स्पाइक आप देख रही हैं। अब एडजस्ट करने के लिए अपना मार्केट शेयर, सऊदीया बड़ा प्लेयर है, रशिया भी बड़ा प्लेयर है, प्राइसिंग पिवट कर जाएंगे वापस $85 $88 के आसपास, ये मेरा अनुमान है। लेकिन हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे। ग्लोबली ये 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्रूड का भाग जाना, यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स का भाग जाना, क्योंकि इन सारों चीजों का इमीडिएट इंपैक्ट इंडिया पे आता है। आज बॉन्ड हमारी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भाग सकती हैं।
ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो हुई बात सारी ग्लोबल मार्केट्स की, और हमने ये देखा कि वहाँ से थोड़े साइंस है, लेकिन आप कह रहे हैं कि टेम्पररी हो सकता है, विल हैव टू वॉच इट आउट। पर जो ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट तो ऐसा लगता है अगस्त का इंतजार कर रही थी बस खत्म होने का। सितंबर में जो उन्होंने क्या इंच बैक करना शुरू किया है वापस, गोविंदा जय गोविंदा वाला माहौल हो गया। और गणपति भी है इस महीने, गणपति भी है, गणपति बप्पा मोरया ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप विश्वास करेंगी प्रियंका, मैं खुद जब डेटा देखा तो मैं हैरान रह गया। फ्राइडे लोज से कल के हाई तक निफ्टी कितना चला होगा? लगभग 200 पॉइंट चल गए, 300 पॉइंट के ऊपर। बताइए, क्योंकि जब रैली आती है तो ऐसा ही होता है। हाँ। लेकिन कल जो है एक खास बात बताना चाहूंगा मैं। कल की जो निफ्टी रैली है वो शॉर्ट कवरिंग लेड है, शॉर्ट कवरिंग को बल मिल रहा है, लोग बहुत शॉर्ट बैठे थे अगस्त सीरीज में। कल की जो निफ्टी की रैली का कॉम्पोजिशन आप देखेंगे ना, तो टॉप 5-7 स्टॉक्स पोजिशनिंग बहुत डिफेंसिव है। क्या क्या चल रहा था? इन्फी, आईटीसी, रिलायंस नीचे से रिबाउंड किया, वो टेक्नोलॉजी स्टॉक है। आईटीसी, नेस्ले, सन फार्मा, तो नेक्स्ट 5 जो टॉप 5-7 स्टॉक्स थे, रिलायंस नीचे से रिबाउंड किया, वो सारे डिफेंसिव नेचर वाले हैं। उसके अंदर आपको बहुत जोर से बैंक में रैली नहीं आई है। बैंक निफ्टी लेके आए डेटा साहब। हाँ, एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा सहारा दिया, लेकिन आज एचडीएफसी बैंक वापस प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स आज प्रेशर, ये देखिए बिना बैंक के सपोर्ट से निफ्टी कल रैली किया है, जो कि बहुत डिफेंसिव कॉल है। तो इसको तेजी के साइन ना समझें, नंबर 1। नंबर 2, कल जो है स्मॉल कैप और मिड कैप एंड ऑफ द बास्केट जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ चला गया। लेकिन कल क्या हुआ है कि बहुत ओवरबॉट जोन में दिखा रहा है। आरएसआई जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर है, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे, वो बहुत ज्यादा ओवरबॉट दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 85 के करीब चला गया है। 80 के ऊपर मिड कैप स्मॉल कैप ओवरबॉट जोन में आते हैं। वैल्यूएशन पर भी अगर आप देखिए, 2-3 दिन से हम ये बात कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजिस्ट ये भी कह रहे हैं कि आप मिड कैप स्मॉल कैप से शिफ्ट होकर लार्ज कैप की तरफ चले जाए। तो सबको पता है कि वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है और आरएसआई भी ओवरबॉट हो गया टेक्निकली। तो क्यों चल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप साहब? इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी की जब ट्रेन आती है तो उसके सामने खड़े मत होइए आप, क्योंकि इस समय लिक्विडिटी की बहुत मजबूत फ्लो है एचएनआई से, जो काफ़ी हद तक इमोशनल बाइंग भी करते हैं। डोमेस्टिक फंड्स में बहुत ज़बरदस्त फ्लोज आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे एसआईपी का सारा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहा है। तो फ्लोज बहुत अच्छे हैं, लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है उस साइड में। इसलिए हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हम कौन होते हैं सवाल पूछने वाले। लेकिन फैक्ट ये है कि डेटा बता रहा है मिड कैप स्मॉल कैप अब जो है ओवरबॉट जोन में चले गए। इसीलिए कई स्ट्रेटेजिस्ट 2-3 दिन से ये बात कह रहे हैं कि आप शिफ्ट करिए, लार्ज कैप स्टॉक चले नहीं है 2 महीने से, वहां चले जाइए जो नए चले हुए लार्ज कैप्स हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप जो 3-4 गुना हो गए वहां से आप निकल लीजिए। और आज भी देखना ये होगा कि क्रूड की रैली कितना प्रेशर डालती है बाजार पे। एफआईएफ फ्लोज वापस घूम गए, $105 इंडेक्स भी एफआईएफ फ्लोज के ऊपर प्रेशर डालेगी। लेकिन आगे चलते हैं, डिम्पी से समझ लेते हैं। डिम्पी ने 2-3 दिन पहले से ये डेटा मार्क करना शुरू कर दिया था हमारे लिए कि सब 42-43 के आसपास लॉन्ग पोजीशन का बॉटम था एफआईएस की साइड से, लेकिन वो अब रिबाउंड करके 50 के ऊपर गई थी। लेकिन जिस हिसाब से कल शाम का डेटा आया, क्या कुछ बदलाव आना चाहिए, और ये बताएंगे डिम्पी, जो आज शो में आने के लिए थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन बात एकदम वाजिब है। G20 की भयंकर तैयारी चल रही है पूरी दिल्ली में, और हम सॉलिड प्रोग्रामिंग यहाँ पे 18 ऑफ स्वदेश पे G20 की करने जा रहे हैं। और इसी वजह से आज डिम्पी कालरा थोड़ा सा लेट हो गया। डिम्पी, कहाँ ट्रैफिक में फंसे थे आप? एक्चुअली वो दिल्ली का एक बॉर्डर है, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर है, वहाँ पे अच्छे से चेकिंग चल रही है और पूरी तरह से सारे बॉर्डर्स दिल्ली के वो सील कर दिए गए हैं। तो एक गाड़ी को पूरी निगरानी के साथ ही अंदर अब आने दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया पहुँचने में, काफ़ी लंबा जाम लग गया था उस वजह से। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि G20 की अच्छी से हम कवरेज आपके सामने करेंगे, भले वो सैटरडे संडे ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी कवरेज सबसे बड़ी रहेगी। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। हिंदुस्तान का जो परचम लहराएगा और कई देश देखेंगे, सिर्फ 20 देश नहीं होंगे बल्कि इसके अलावा भी कई देश अपने अपने टेलीविज़न स्क्रीनों पे भारत का दबदबा देखेंगे, तो सबकी कवरेज हम ज़रूर करेंगे। अजय, एक बात आपने और कही थी अभी एफआईएस को लेकर के, एफआईएस के देखिए होल्डिंग 52% है। मैंने कल भी ये बात की थी कि जब एफआईज आएगा तो फिर वो रेट नहीं देखे जाते और ब्रेकआउट होगा। हमने एक बात आपको और भी नोटिस करवाई थी कि सितंबर सीरीज़ के शुरुआत में ही जो दम दिखा है ना, वो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होगा शॉर्ट कवरिंग के तौर पर, वो हो भी रहा है। लेकिन मेरा एक कंसर्न है, एक कंसर्न ये है कि जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है वो बहुत दमदार तरीके से नहीं आ रही है। वो इस तरीके से नहीं आ रही कि शॉर्ट्स वालों को डर और भय लगे, वैसा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे खिसक खिसक के आप ऊपर चल रहे हैं।
उसे हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर जोरदार मोमेंटम नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी मैं एफआईज के रोल की इंपॉर्टेंस मानता हूं 52%। अभी आपने एक और क्वेश्चन उठाया कि जब 105 का डिक्स हो गया यानी डॉलर इंडेक्स हो गया है तो क्या फिर मार्केट में एफआईज वापस निकल जाएगा? देखिए, एग्रेशन ना होना ही उनके लिए बहुत है, वो एग्रेसिव नहीं है भारतीय बाजार के अंदर। और एक और पॉइंट भी, पलड़ाना एक तरफ भारी नहीं है। मैं आपको रिटेल की होल्डिंग बताऊं लॉन्ग की, वो भी 51% ही है। तो एफआईज भी 51% लेके बैठा है लॉन्ग, और रिटेल भी 52% लेके। एक को तो छोड़ना होगा ना, जो एक छोड़ेगा वो ऐसी करेगा। अगर रिटेल ने छोड़ा तो एफआईज पकड़ेंगे तो बाजार चलेगा, और अगर एफआईज ने छोड़ा और रिटेल ने पकड़ लिया तो बाजार गिरेगा। तो इसलिए मार्केट के अंदर अभी ये चर्निंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने दोनों नंबर्स आपके सामने रखे हैं। खैर, मैं आता हूं निफ्टी पर कि निफ्टी के अंदर कल क्या हुआ। निफ्टी के अंदर करीब आधे % के आसपास का ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसका मतलब वापस से कुछ जो मंदी वाले लोग थे वो बाहर गए हैं, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। 75 पॉइंट का प्रीमियम जस का तस खड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि हम 500 के ऊपर क्लोज ओपनिंग ओपनिंग क्लोज क्लोज ओपनिंग ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी हम 600 650 वाले प्रॉपर रेजिस्टेंस को पार नहीं कर रहे। आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से पूछेंगे 650 के ऊपर अभी आपको टारगेट नहीं देगा, मैक्स टू मैक्स 700 देगा, इससे ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। वो इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि अभी वो रेंज का ब्रेकआउट होना बाकी है। इसलिए आप ट्रेड पॉजिटिव ही रखें, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट थोड़ा कॉशियस रखें और थोड़ी पोजीशंस को लाइट रखें। 50 पॉइंट मिल जाएं, तसल्ली कीजिएगा, शुक्रिया अदा कीजिए भगवान का, और बुक करके बाहर भी निकलिए। ये 200 200 300 पॉइंट की आदत को 1 मिनट के लिए भूलना पड़ेगा हमको, जब निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट के सर्ज एक दिन में आ जाते थे। और थोड़ा वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी थोड़ा नीचे है, 10.5 के आसपास से चल रहा है, इसलिए मोमेंटम आ जाएगा। मेरे को थोड़ा इसमें डाउट लगता है, धीरे धीरे करके बाजार चलेगा। बाजार ने अपना सपोर्ट पक्का कर लिया। और तो दिख रहा है यहाँ पर इंडेक्स पर। ये आपने निफ्टी की बात की, बैंक निफ्टी की भी बात करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स की पार्टिसिपेशन अलग अलग दिख रही है। पीएसयू मिड कैप तो चल रहे हैं और पीएसयू मिड कैप, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी बहुत आपको मूवमेंट जरूर आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक से कल देखने को मिली है। ये प्रियंका आप आगे भी देखेंगे, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि दोनों इंडाइसिस एक साथ आपको यानी कि सरकारी और प्राइवेट एक साथ चलते हुए दिखेंगे। इसकी मैं वजह बता देता हूँ क्यों। इसकी वजह है ओपन इंटरेस्ट में छुपी हुई। ओपन इंटरेस्ट बेहद कम है। हम सीरीज़ के अंदर लाइट सीरीज़ के अंदर ट्रांसफर हुए थे, 1,30,000 का ओपन पोजीशंस खड़ी हैं। अमूमन इस समय तक 1,90,000 के आसपास की पोजीशन होती है, तो 50-60 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़े कम खड़े हैं बैंक निफ्टी पर। एक और पॉइंट, बैंक निफ्टी में बैक टू बैक कई दिनों से शॉर्ट कवरिंग देख पा रहे हैं। कल थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर था क्योंकि माइनस हम 40 पॉइंट के गिरावट के साथ जाके बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी आपके लिए रियल इमेज नहीं लेके आएगा। बैंक निफ्टी को 1-2 दिन और दे दीजिए एडजस्टमेंट करने के लिए। अगर आपको ट्रेड लेना है निफ्टी पे लीजिए और निफ्टी की ऑप्शंस पे काम कीजिए, ना तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस पे काम करना, ना ही बैंक निफ्टी पे भी ट्रेड करना चाहिए। अभी थोड़ा और पक्का हो जाने दीजिए। ये थोड़ा कश्मकश में फंसा हुआ है, इसके अंदर जो वेटेज वाली प्रॉब्लम है वो इसको जरा दिख रही है। ये वेटेज वाली प्रॉब्लम एक बार दूर हो जाएगी, यानी कि एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, जिस दिन एक दिन ये एक लीग में आ जाएंगे ना, उस दिन आपका काम बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल के लिए, आज के लिए तो भूलना चाहिए बैंक निफ्टी को। 2 स्टॉक्स बताएं जो आपने नजर में रखे हैं। एक शेयर होगा ABFRL, इस पे ध्यान रखिएगा। कल बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था, हमने इसका चार्ट भी नोटिस करवा रहे हैं आपको और इसके अंदर रीजनिंग है वो भी दिखा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं 2 ऐसे सौदे ज़रूर लेके आए आपके लिए जिसमें आपका दिन अच्छा बन जाए, और अमूमन आप इस सभी शेयर्स के अंदर अच्छा प्ले भी देख पा रहे होंगे। ABFRL के अंदर एक टिपिकली एक ब्रेकआउट है, रिस्क रिवॉर्ड वगैरह काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर अगर आप कोई पोजीशंस लेना चाहें तो इसके अंदर पोजीशंस ले सकते हैं। चार्ट इसके काफ़ी स्ट्रांग है, ये टिपिकली चार्ट आप देख रहे हैं। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, ये वैसा ब्रेकआउट नहीं है। ये पहले शेयर गिरा, कंसोलिडेट किया, अब ये चल रहा है। कल इसका मूवमेंट 5% था, इसलिए मैं बोलूँगा छोटा मोटा कभी डिप मिले ना तब भी प्लस कर लेना, और अपने वित्तीय सलाहकारों से इसके टारगेट वगैरह ले लेना अच्छे से, क्योंकि ये सेक्टर भी बज़ है। 2-4 दिन से अजय भी आपको नोटिस करवा रहे हैं टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनीज को। तो ABFRL पे आप ज़रूर ध्यान रखिए, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। दूसरा शेयर वो है लॉरस लैब। आज हमने दोनों ही शेयर ना एग्रेशन वाले नहीं रखे, थोड़े डिप्रेसिव हैं और थोड़े रुक रुक के चलने वाले हैं। वो वजह मार्केट क्लियरेंस अपनी दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम एग्रेसिव शेयर लेके आएंगे। लॉरस लैब यहाँ पर भी फ्यूचर्स में ताज़ा खरीदारी हुई है। आप किसी भी डिप में इसमें खरीदारी करें। 440
मार्केट का एक नया टारगेट हो सकता है लॉरस लैब के लिए। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जो आप चार्ट देखेंगे अपनी स्क्रीन पर लॉरस लैब का, वहाँ पर हम आपको इन्हें बकायदा हमने मार्क किया हुआ है कि क्यों बाय जोन बनता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और नीचे मेगा सपोर्ट एरिया है। तो इन दोनों के लिए लॉरस लैब आपके लिए बेहतरीन ट्रेड हो सकता है। आप यहाँ पे चाहें तो एक ट्रेड ले सकते हैं लॉरस लैब पे भी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े और हमारे पैनलिस्ट, हमारे होनहार पैनलिस्ट की जो टोली है वो जुड़ चुकी है और हम उनके साथ ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करेंगे। सुमित मूलचंदानी है हमारे साथ, अक्षय भागवत है, संतोष मीना है और राहुल घोष हैं। गुड मॉर्निंग, आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए। अक्षय भागवत, ये जैकेट आप बड़ी शानदार पहन के आए, आप यूजुअली जैकेट पहन के आते नहीं है शो पे। कुछ स्पेशल है क्या आज? गुड मॉर्निंग अजय जी। नहीं जी, कोई स्पेशल बात नहीं है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। स्मार्ट लग रही है जैकेट। आपके साथ शुरू किया जाए आज निफ्टी बैंक निफ्टी, दो अलग विपरीत। एक जो है एकदम डल लथार्जिक बैंक निफ्टी, आज उस पर शायद प्रेशर बन भी जाए और ज्यादा, क्योंकि क्रूड भाग गया ओवरनाइट और बॉन्ड यील्ड जहां बढ़े। लेकिन निफ्टी में एक स्फूर्ति दिख रही थी, बताइए लेवल्स क्या दिखते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट्स एंड द ईटी नाउ स्वदेश टीम। दर्शकों को नमस्कार। निफ्टी की पहले बात करूं तो बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करा है सितंबर सीरीज। उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है वो काफी इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 40% इन अगस्त टू 52% करेंटली। सेकंड है वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है इंडिया विक्स, वो भी डिप करा है 12 के नीचे, तो पॉजिटिव संकेत है। पर जिस स्तर पे अभी हम ट्रेड हो रहे हैं वहां एक भारी रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर आप अगस्त महीने में देखें तो 19,600 और 650 का जो जोन था निफ्टी में, वो बार बार वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था मार्केट को। तो मेरा मानना है कि ये लेवल को क्लियर कर जाने दीजिए, क्योंकि ग्लोबल के जो संकेत भी है, जैसे अजय जी ने अपने पहले ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि क्रूड के भाव काफी बढ़ रहे हैं, $90 पार कर चुका है ब्रेंट क्रूड। सेकंड है कि आपका जो डॉलर इंडेक्स 105 के आजू बाजू ट्रेड हो रहा है, तो थोड़े संकेत वहां पे भी कॉशियस अलर्ट कर रहे हैं। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे ये लेवल पे कि एक बार 19,650 क्रॉस कर जाए तो वहां पे एक अच्छा ट्रेड बनेगा बाय की तरफ। फिलहाल जो सिनारियो बन रहा है वो वही रेंज है जो अगस्त महीने में था, 19,300 नीचे के स्तर पे, ऊपर में 19,650। तो ये दो लेवल में ही काम करना है जब तक कोई क्लियर ब्रेकआउट ना हो। संकेत पॉजिटिव है टू स्टार्ट विद द सितंबर सीरीज, जैसे मैंने कहा, पर एक ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। ब्रेकआउट क्लियर कर जाए तो फिर 19,800 से 20,000 तक टारगेट बना के चलेंगे निफ्टी। ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब सीधे डाइव करते हैं लॉन्ग शॉर्ट आइडियाज के पास और हम दूसरे सवाल पूछेंगे राहुल जी के साथ। राहुल नमस्ते, बताइए आपके लॉन्ग शॉर्ट आइडियाज हैं, लॉन्ग ओनली हैं या शॉर्ट ओनली हैं? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो दोनों लॉन्ग साइड में है, बट एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूंगा। आप निफ्टी का सितंबर सीरीज का ओआई डेटा देखेंगे ना, 20,000 पुट्स में भी पुट राइटिंग हो रहा है। 20,000 पुट जो 500 पॉइंट इन द मनी है, वहां पे भी पुट राइटिंग हो रहा है, जो थोड़ा सा अनयूजुअल साइन है। जनरली ये पुट राइटर्स इतना कॉन्फिडेंट होते हैं जब वो एक्सपेक्ट करें कि हाँ मार्केट बुलिश रहेगा, बट हाल ही फिलहाल में 19,250 और 750 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ट्रेड होगा नेक्स्ट एक हफ्ते 10 दिन के लिए। दोनों आइडियाज लॉन्ग साइड की तरफ है। अल्केम है पहला, करंट 3,700 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। आई रिपीट, 3,700 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3,425 और टारगेट होगा 3,990। दूसरा डीएलएफ, करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 497 और टारगेट होगा 548 का। सुमित बाबू गुड मॉर्निंग, आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज नजर आ रहे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो यहाँ पे दोनों लॉन्ग साइड के ही ट्रेड रहेंगे। देखिए सीडीएसएल का फर्स्ट मेरा पिक रहेगा। देखिए सीडीएसएल काफी टाइम से आप देखेंगे तो एक 1200 के 1250 1260 की रेंज से रिवर्सल हुआ था और वहां उसके बाद एक कंसोलिडेशन था, लेकिन कल के सेशन में काफी अच्छी एक बढ़त बनाई थी और क्लोजिंग काफी अच्छी दी हुई है। तो यहाँ पे बाय का कॉल रहेगा 1225 करंट मार्केट प्राइस है। टारगेट रहेगा 1355 एंड 1415। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1140 का। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट कल काफी अच्छा क्लोजिंग दिया था और अपने तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दिया है, 200, 150 मूविंग एवरेज, और ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। तो एक्यूमुलेट कीजिए। 229 का करंट मार्केट प्राइस है, 218 का एसएल रहेगा, 260 और 270 ये दो टारगेट रहेंगे। ऑलराइट, तो ये कॉल्स तो सुमित की भी आ गई, हमारे साथ संतोष मीना भी हैं, उनकी भी कॉल्स लेते हैं। संतोष मॉर्निंग, बताएं आपके ट्रेडिंग बेट्स।
यस, मेरे 2 कॉल्स है, बाइंग और सेलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। बाई साइड मेरा बिकाजी है। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें टेक्निकली बहुत ही अच्छा एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया अच्छे वॉल्यूम के साथ। कल किसी शायद फंड ने भी बाइंग की है, तो यहाँ पर 540 का टारगेट रहेगा, 498 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। सेल साइड अपोलो टायर है, क्रूड ऑयल की तेजी का प्रेशर रहेगा इसमें। इसके अलावा इसमें भी एक इन्वर्स फ्लैग का ब्रेकडाउन आया है, 100 डेमो एवरेज के नीचे फिसला है। यहाँ पे 370 का टारगेट रहेगा, 388 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अलावा आज मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, बिकॉज निफ्टी 19,600 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है और मोस्ट ऑफ द क्यूज इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो क्या आज मार्केट सच में करेक्ट होता है या नहीं? अगर नहीं होता है तो मार्केट कुछ और सेंस कर रहा है सारी नेगेटिव न्यूज़ को इग्नोर करने के लिए। अदरवाइज आज एक अच्छा दिन हो सकता है मार्केट में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का। ठीक है, तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग का दिन भी हो सकता है। थोड़ा अवेयर रहिएगा, स्पेशली बैंक निफ्टी पर, जिसमें थोड़े से नेगेटिव ट्रिगर हैं और ऑल दो वैसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपने शेयर्स देख लिए, बीकाजी प्लस है और अपोलो टायर संतोष जी की कॉल एक माइनस है। इकलौती शॉर्ट अब तक कॉल आई है वो अपोलो टायर्स है। अक्षय पी भागवत से उनके ट्रेड भी ले लेते हैं। अक्षय, आपके ट्रेड कौन से हैं? जैसे मैंने कहा कि थोड़ा कॉशियस जोन में एंटर हो रहा है मार्केट, तो मेरे जो 2 बेट्स है बाई की तरफ है पर डिफेंसिव बेट्स है। पहला है आईटीसी। आईटीसी के अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी देखें तो 240 के स्तर पे एक सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है। काफी पीटा हुआ शेयर है अगस्त महीने में, तो यहाँ एक रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। डेरिवेटिव्स में भी 240 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग का ओआई बन रहा है, तो एक बेस सेटअप हो रहा है। यहाँ पे हम रिवर्सल की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बाय करके चले। टारगेट बनेगा 457, सेकंड टारगेट 465 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 432। दूसरा जो स्टॉक है वो फार्मा क्षेत्र से है, ग्लेनमार्क फार्मा। कल फार्मा क्षेत्र ने बहुत ही बड़ा रिबाउंड पेश किया था। स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव डेटा में बाइंग दिखी थी बहुत सारे शेयर में। ग्लेनमार्क में भी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ बाइंग की एक्टिविटी दिखी ओआई अगर आप देखें तो ये ग्लेनमार्क आप बाय करें करंट रेट पे विद अ टारगेट ऑफ 847, सेकंड टारगेट 867 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 757। तो झड़ी लग गई कॉल्स की, ट्रेडिंग आइडिया थी कॉशियस। कुछ हमारे पैनलिस्ट ने थोड़ा सा कॉशियस पोजिशनिंग दी है और होनी भी चाहिए। जिस हिसाब से क्रूड भागा, बॉन्ड यील्ड भाग सकती है, बैंक निफ्टी को दबाव मिला सकती है, लेकिन और मिड कैप स्मॉल कैप और ऑलरेडी आरएसआई के ऊपर महंगे नजर आ रहे हैं। बट आज ही पूरा करेक्शन नहीं हो जाएगा और इंडिविजुअल आइडियाज में काफ़ी एक्शन होगा, इसलिए आपको इंडिविजुअल आइडियाज में फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे गोविंदा और आपके उपलक्ष्य में मटकी फोड़ एक्शन रहेगा और इसीलिए हम एक बहुत ही स्पेशल टेलीकास्ट लेके आएंगे बहुत ही जल्दी। उसकी आपको छोटी सी झलक दिखवा देते हैं, आपके पैनलिस्ट को भी मज़ा आ जाएगा ये झलक देख के, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग आइडियाज़ और मोह माया की चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे धार्मिक और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल बातचीत भी होती है, क्योंकि जीवन में उसके बिना अधूरा है जीवन। और एक स्पेशल टेलीकास्ट निकुंज डालमिया ने गौरांग दास जी से किया है, इस उपलक्ष्य में आइए उसकी आपको झलक दिखवा देते हैं। हाउ कैन वी गो ऑन डिफाइनिंग ये हमारे लिए ज़्यादा है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो सोचे कि मैं अपने हृदय को कैसे शुद्ध करूं। जब हृदय को जब शुद्ध करेंगे, काम क्रोध लोभ से मुक्त होंगे, तब आप देख सकते हो कि भाई चाहे कोई करोड़पति हो या रोड़पति हो, जिस भावना से वो कार्य करे वो न भय से हो न इच्छा से हो, लेकिन कम से कम कर्तव्य परायणता से। ये कमाल की बातचीत श्री गौरांग दास जी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया की हृदय को शुद्ध कर देगी, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब पोर्टफोलियो को शुद्ध करने वाले ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं जो आज खबरों में है। ट्रेडिंग आइडियाज़ किस तरह के बन सकते हैं, शरद के साथ हम शुरुआत करेंगे। शरद वो लिस्ट लेके आए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है एनबीसीसी फोकस में रहेगा। यहाँ पे उनको 2000 करोड़ का ऑर्डर आया, जहाँ पे उन्होंने एमओयू साइन किया है केरला हाउसिंग बोर्ड के साथ। दूसरा स्टॉक रहेगा बीकाजी। यहाँ पे जो है एफआई बायर आए हैं प्लूटस वेल्थ इन्वेस्टमेंट करके, इनका 3.5 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन हुई है। वहीं अगर सफारी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने लगभग 2 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन की है। एजेंसी से खबर आ रही है एक साइड में फोकस रहेगा, जहाँ पे उनकी जो लिथियम आयन सेल प्रोजेक्ट है उनको 2000 करोड़ का जो है क्रेडिट लाइन बैंक्स के अप्रूवल आ गया है। पावर ग्रिड को भी इन्होंने एक बिड जीता है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन के लिए, राजस्थान के स्टेट पे लेके। एबीबी का मैनेजमेंट मीट हुआ था और यहाँ पे जेफरीज के हिसाब से कंपनी ने 2 अहम बात कही है। सबसे पहला
कि जो डबल डिजिट नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो आगे जाते हुए कंपनी फोकस करेगी, और जो बैंड रखा है वो 10 से 12% का रखा है। डबल डिजिट क्वार्टरली ऑर्डर का जो फ्लो का ग्रोथ है उसका भी जो है अनुमान दिया गया है। आरबीएल की मैनेजमेंट मीट के टेकअवेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है बैंक एम करेगी जो एडवांसेस और डिपॉजिट्स हैं ये दोनों जो है 20% CAGR पे जो है ग्रोथ करे FY23 से लेके FY26 तक, और आगे जाते हुए जो रिटर्न ऑन एसेट्स होती है बैंक एक्सपेक्ट करिए कि वो 1% से ज़्यादा होगी वित्त साल 2025 के बाद। वोल्टस भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स, यहाँ पे उनके चेयरमैन जो है कंपनी के नोएल टाटा, उन्होंने कहा है कि वो देश का जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे और देश के टॉप 3 कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड्स में जो है उसको तब्दील करेंगे। और याद रखिए वैल्यूएशन में भी जो है आपके माफ़ करिएगा कि जो वैल्यू इंटीग्रेशन है उसमें डी रिस्किंग देखने मिल सकता है, और इम्पॉर्टेंटली कंपनी जो है लीडरशिप में भी जो है अब का टाइप से थोड़ी चेंजेस आ सकती है। अब बात करेंगे स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की, और यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि कंपनी लगभग 1500 करोड़ रुपए जो है कैपिटल रेज कर सकती है। अब इक्विटी द्वारा हो सकती है जहाँ पे वो रीपे करेंगे जो उनकी डेट मैच्योर हो रही है इस वित्त साल में। और याद रखिए जो कंपनी जो है इस कैपिटल को रेज QIP रूट के ज़रिए भी कर सकती है, और इस कैपिटल रेज के बाद कंपनी जो है ओवरऑल डेट फ्री भी हो सकती है पोस्ट इक्विटी सेल में। राइट, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स जिनमें आज एक न्यूज़ बेस्ड एक्शन है, इस पर इन्हें रडार पर रखेंगे। शरद, शुक्रिया ये स्टॉक्स बताने के लिए। अब चलिए एक बार ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स को भी टेबल पे ले आते हैं, फिर इनमें से पॉसिबल ट्रेड्स ढूंढेंगे। ममाक्षी ने सारी कंपाइल की। ममाक्षी बताएं। मॉर्निंग जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम वोल्टास के साथ। हम देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये लार्जली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि RAC सेगमेंट का जो मार्केट है वो 21 से 22% तक आ जाएगा FY24 और 25 तक। वॉल्टपैक के जो लॉसेस है वो जारी रहेंगे, मगर मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस है। लॉन्ग टर्म काफ़ी सारे पॉजिटिव्स है और ये नियर टर्म चैलेंजेस को आउटवे कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, जिसकी वजह से उन्होंने खरीदारी की राय दी है वोल्टास पर। इसके अलावा रिलायंस पर जेफरीज का कहना है कि O2C रिफाइनिंग स्ट्रेंथ काफ़ी पॉजिटिव है, मगर ये सस्टेन होती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक्सपोर्ट ड्यूटी के रीइम्पोजिशन के चलते अपसाइड्स लिमिटेड है। वैल्यूएशंस भी काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहे हैं रिसेंट करेक्शन के बाद, जो करीब 7% का हमने देखा था रिसेंट पीक से। तो ऑल इन ऑल जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। बैंक्स पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि RBI लोन स्प्रेड डेटा जुलाई महीने के लिए इंडिकेट करता है कि फर्दर मार्जिन वीकनेस एक्सपेक्टेड है बैंक्स में। PSU बैंक्स का जो लोन स्प्रेड है वो करीब 13 बेसिस पॉइंट्स लोअर है एज कम्पेयर टू Q1 एवरेज, और प्राइवेट बैंक्स का करीब 28 बेसिस पॉइंट्स लोअर है Q1 एवरेज से। ऑल इन ऑल फिर भी इन्हें प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं पब्लिक बैंक्स के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है वो लाइकली प्राइस्ड इन है। पेट्रोनेट LNG अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। UBS का कहना है कि बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के चलते LNG इंपोर्ट्स को बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। गैस बेस्ड जनरेशन भी स्टेप अप होता हुआ नजर आ सकता है ग्रोइंग डिमांड को मीट करने के लिए। तो ऑल इन ऑल इन फैक्टर्स के चलते UBS ने पेट्रोनेट LNG पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे पावर स्टॉक्स पर। CLSA का कहना है कि पावर डिमांड स्पाइक होते हुए नजर आ रही है एल नीनो के इफेक्ट की वजह से, और लो बेस भी है। इसके अलावा सबसे ड्राइएस्ट अगस्त रहा है पिछले 122 ईयर्स में, जिसके चलते पावर डिमांड स्पाइक होता हुआ नजर आ रहा है। इनएक्सपेंसिव हाई डिविडेंड यील्ड रेगुलेटेड यूटिलिटीज जैसे कि NTPC और NHPC इन्हें पसंद है। क्या बात है, पावर सेक्टर पे रिपोर्ट बन रही है। लेकिन यहाँ पावर सेक्टर 18 ऑफ स्वदेश पे काफ़ी समय से हम आपको बता रहे हैं कि पावर सेक्टर में मौके हैं और पूरी वैल्यू चेन में मौके हैं। सिर्फ पावर सेक्टर का मतलब सिर्फ जनरेशन कंपनीज नहीं है। अगर आप देखें, पावर कैपिटल गुड्स सबसे पहले शुरू हुए थे चलना, फिर जनरेशन, फिर रिन्यूएबल्स, फिर ट्रांसमिशन कंपनीज, और ढेरों अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे। इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट स्पेसिफिक आइडियाज़ और शुरुआत करेंगे बीकाजी फूड्स, जो मिठाई और चखना दोनों बनाती है। और इस समय फेस्टिव सीजन है तो काफ़ी वॉल्यूम ग्रोथ की बात भी चल रही है। मैनेजमेंट खुद ही आपको दो दिन पहले यहाँ 18 ऑफ स्वदेश से बताए गए थे। 6.5% स्टॉक चला है कल, और इसका 3 महीने का चार्ट भी लेके आइए। संतोष, बीकाजी फूड्स आपने इस बारे में बात की थी 2 दिन पहले, मुझे याद आ रहा है। 40% 6 महीने में, और कल प्लूटस वेल्थ खंडेलवाल जी ने 13 लाख शेयर बाजार से उठाए। चार्ट क्या बताता है ट्रेड के हिसाब से? ये सर जी, मैं भी बात की और आज भी मेरा स्टॉक बिकाजी एक स्टॉक बाइंग साइड है, और क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, मैं तो टेक्निकली शॉर्ट टर्म में भी बुलिश, और मुझे लगता है फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। आप इसको पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख सकते हो, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। इन शॉर्ट टर्म आपको 540 के इमीडिएट टारगेट आते हैं, तो यहाँ पे आज मेरे कॉल है नीचे 498 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप खरीदारी कर सकते हो।
क्या तो बिकाजी फूड यहाँ पर तो बाय सिग्नल संतोष की तरफ से एक अच्छी मूव के बाद भी, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर हमने देखा कि अच्छी मूव है और उनमें बिकाजी को हमने डिस्कस किया। एनबीसीसी को लगातार हम देख रहे हैं कि ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब एक नया ऑर्डर 2000 करोड़ का मिला है। एनबीसीसी पर क्या मूव होनी चाहिए? यहाँ पर भी 6-6.5% की मूव कल देखने को मिली थी। क्या यहाँ से बाय सिग्नल फर्दर बने हैं अब भी, राहुल? एनबीसीसी का आप चार्ट देखेंगे तो एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से ब्रेकआउट कल ही हुआ है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो 54 के आसपास या 54 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग साइड में प्ले कर सकते हैं। जो अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल का बेस लाइन है वो 54 है और चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो बिल्कुल जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो कंटिन्यू टू होल्ड। बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज, आपको याद होगा 260 के लेवल से एक्साइड इंडस्ट्रीज हम आपको नोटिस करवा रहे हैं। बहुत धीरे धीरे चार्ज कर रहा है ये बैटरी को, एकदम से ब्लास्ट नहीं करता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है ये स्टॉक। कल खबर क्या आई है? तो ये आई है कि लिथियम आयन सेल प्रोजेक्ट जो इनका बैंगलोर में लग रहा है, जिसके दम पे मैं आपको नोटिस करा रहा हूं, उसके लिए इनको 2000 करोड़ का लोन मिला है वर्ल्ड बैंक से। देखिए, आप कहेंगे कि लोन मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है, स्टॉक लोन मिलने की खबर से कब से चलने लगे। लेकिन खास बात यह कि पहली बात तो ये कंपनी लिथियम आयन सेल प्रोजेक्ट में 7 गीगावाट का देश का सबसे बड़ा प्लांट लगा रही है और वो है बैंगलोर में। इसके बारे में ये कंपनी 6 महीने में एक बार बात करती है। तो 6 महीने पहले लास्ट कॉन कॉल में उन्होंने बताया था कि प्रोग्रेस अच्छा है और इनको 600-700 करोड़ के ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गया। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं रह गया, एक्चुअल ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब इनको ये 2000 करोड़ का लोन मिला है IMF से, तो बाजार को मैसेजिंग जाएगी कि वो प्रोजेक्ट और कॉन्क्रीट हो गया है और बड़ा हो रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री आपको अगले कॉन कॉल में ही मिलेगी जो 1-2 महीने दूर है मेरे हिसाब से, लेकिन ये इंक्रीमेंटल न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एक्साइड के लिए। अक्षय, चार्ट के हिसाब से एक्साइड इंडस्ट्री का जो चार्ट धीरे धीरे चल रहा है, कहाँ दिखाई देता है जाता हुआ? इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, पर अगर मैं डेली चार्ट्स देखूं तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का सिनारियो बन रहा है जो कह रहा है कि यहाँ पे आप फ्रेश खरीदारी न करें। तो अगर होल्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा जो न्यूज की भी जिक्र किया आपने वो उसके चलते 280-290 तक भी शॉर्ट टर्म में मिल जाए, पर यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। अगर आपके पास बाय पोजीशंस है तो आप 260 का स्टॉप लॉस बना के चले और 280 से 85 के आजू बाजू आप इसे प्रॉफिट बुक कर ली। ओके, ठीक है। ये आपको अलग अलग कॉल्स यहाँ पे मिल ही रही हैं और ये खबरों वाले शेयर्स हैं जो कि हम ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जहाँ भी सौदा है वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। बाय सेल अवॉइड सबके ठप्पे भी सामने स्क्रीन पे लगा रहे हैं। अब पार्थिव शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे जरा एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। पार्थिव, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। वोल्टास पे खबर भी है और रिपोर्ट भी है। वोल्टास पे खबर ये है कि उनकी मैनेजमेंट के टेक्स आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम भारत की 3rd अच्छी कंज्यूमर वाली कंपनी बनना चाहते हैं, बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। और रिपोर्ट ये कहती है कि 1000 रुपये का टारगेट होगा। अभी शेयर चल रहा है 850 के आसपास। पार्थिव, इस पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आप वोल्टास को कैसे कैलकुलेट करते हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हम लोग वोल्टास पे काफी अपबीट है। एक चीज है कि नो डाउट पिछले 2-3 क्वार्टर से हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखी थी। द रीजन बीइंग कि एक तो मार्जिन थोड़ा स्क्वीज था रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट की वजह से, प्लस थोड़ा जो ज्योग्राफीज जहाँ पे वोल्टास ऑपरेट करते हैं स्पेशली इन दी एयर कंडीशन मार्केट, वहाँ पे थोड़ी वीकनेस थी, सीजनल चेंजेस रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो वोल्टास एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, 26,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री और अग्रेशन देखें तो दे वांट टू बी अ ह्यूज कंज्यूमर ब्रांड। जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टास ऑलमोस्ट नंबर 3 नंबर 4 पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशन मार्केट, और उनकी जो कैपेसिटी है, इंटरनल बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो कैपेसिटीज है वो बहुत ही यूनिक है, और ब्रांड इक्विटी, ब्रांड पोजिशनिंग बहुत ही स्ट्रांग है। वो नए ज्योग्राफीज भी टारगेट कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, उनको ये जो वोल्टास बेको ब्रांड है उसमें काफी एक्सपेंशन करना है, वेदर इट इज डिश वॉशर्स, वॉशिंग मशीन। तो आई थिंक एक कंज्यूमर पावर हाउस बनना चाह रहे हैं। तो और जिस तरह की ब्रांड इक्विटी हमें लग रहा है कि आगे जाते कंपनी का सेल्स मोमेंटम अच्छा हो सकता है। और जिस तरह का B2C का फोरे इनका बढ़ रहा है, बिकॉज हम जानते हैं कि EPC रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स के प्लान्स रहते हैं, लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि ROCs कम होता है, जिसके वजह से स्टॉक पे थोड़ा ड्रैग रहता है। लेकिन आई थिंक दिस इज अ कंपनी जहाँ पे काफी टाइम तक टाइम करेक्शन हुआ है, थोड़ा प्राइस करेक्शन भी हुआ है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल में ये कंपनी यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकती है।
ओके ठीक है, आपको भी कंपनी पसंद है, 2-3 साल के लिए अच्छा रिटर्न देगी। आपको ध्यान होगा टेक्निकली हमने बताया था और फंडामेंटली अजय ने आपको इस शेयर के बारे में कॉम्बो बताया था। हमने बताया था कि 805 810 वाली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और अजय ने ये बात कही थी कि सारे नेगेटिव इसके अंदर डिस्काउंट हो गए हैं। तो उस दिन के बाद से शेयर रुका नहीं। आप चाहें तो 10 दिन का 1 महीने का चार्ट इसका दिखा देंगे वोल्टास का, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे थे। और अब तो रिपोर्ट आ गई है बाकायदा 1000 के टारगेट की, मैनेजमेंट की कमेंट्री आ गई है। ये आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं, 1 मंथ का करीब 40 रुपये चला है। अगर आप वही देखेंगे 810 820 वाली रेंज से, तो ये आपको 40 रुपये पर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर और भी है पावर ग्रिड। इसने एक ट्रांसमिशन का ऑर्डर जीता है और ये राजस्थान में जीता है। एक बार पावर ग्रिड के चार्ट को आप चेक कर लेंगे सुमित, पावर ग्रिड। जी देखिए, काफी टाइम से कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, लेकिन अपना एक सपोर्ट है जो 100 मूविंग एवरेज का, उसको मेंटेन करके अपसाइड का एक बायस बना हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो मैं बोलूंगा एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 240 का। अब जैसे ही ये अपना पिछला हाई क्रॉस करेगा, दैट इज अराउंड 263 265, तो मेजर एक मूवमेंट आ सकती है, लेकिन टिल द टाइम एक मूवमेंट जो रहेगा वो स्लो रहेगा लेकिन पॉजिटिव। तो आप इस पे होल्ड अपना पोजीशन रखें। ठीक है, तो ये तो रही पावर ग्रिड पे बात। लेकिन कोल इंडिया पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं अच्छी खासी मूव के साथ चल रहा है और इनफैक्ट कोल सेक्की के साथ एक खास इंटरेक्शन भी हमने की है, समझने की कोशिश की, बहुत सारी क्रूशल बातों ने बताई। पहली तो सप्लाई को लेकर हमेशा जो कंसर्न रहते थे थर्मल पावर प्लांट्स में, एडुकेट सप्लाई है, ये उन्होंने क्लियरली कहा। एक बार आइए आपको सुनवाई देते हैं वो बात। कोयले का जो उत्पादन है इस वर्ष में 11% से अधिक की वृद्धि है। पिछले वर्ष की तुलना में इस पीरियड का जो अप्रैल से लेकर अगस्त तक का पीरियड था उसमें इस बार का उत्पादन 11% अधिक है। ये उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड, सिग्रेनी कोल कंपनी तथा कैप्टिव ऑफ कॉमर्शियल सभी के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है। इसके फलस्वरूप हमारी स्टॉक अवेलेबिलिटी माइन एंड पर भी अच्छी है और थर्मल पावर प्लांट एंड पर भी अच्छी है। प्लस इवैक्यूएशन के लिए एडिशनल रेलवे रैक्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की गई है। तो प्लस बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। इस सब के फलस्वरूप कोयले की अवेलेबिलिटी बेहतर हो पाई। ओके, तो ये आपने खास इंटरेक्शन सुनी, ये पूरी आके हम आपके लिए इंटरेक्शन भी लाइन अप कर रहे हैं। ये आपने सिर्फ एक छोटी सी झलक सुनी थी, लेकिन बड़ी बात तो ये है क्योंकि हर साल अजय ना कहीं बात होती थी, कोल प्रोडक्शन कम है, पावर प्लांट्स के पास, थर्मल प्लांट्स के पास सिर्फ इतना कोल का सप्लाई रह गया है, डिमांड तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी की रहती है, लेकिन ये एड्रेस हुआ है कंसर्न। नहीं, बहुत ही शानदार मैनेजमेंट किया है इस बार सरकार ने कोल की अवेलेबिलिटी का। और मैं कल उनसे बात कर रहा था मीना साहब से, अभी हम थोड़ी देर में इंटरव्यू लेके आएंगे। आपने देखिए दोनों बातें हैं, पूरे इकोसिस्टम में हमने जो है इग्नोर कर दिया थर्मल पावर वालों को कि साहब रिन्यूएबल आएंगे इनको रिप्लेस कर देंगे। वही स्टॉक 14 साल हाई पे एनटीपीसी आ गया। हमने इग्नोर कर दिया टू व्हीलर ट्रेडिशनल आइस इंजन वालों को कि ईवी आएंगे इनका मार्केट शेयर खा जाएंगे। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पूरा ईवी ड्रिवन है। हाँ। और एमएनएम जो डीजल ज्यादा बनाते थे अब टर्न कर रहे हैं, 1600 रुपए पे आ गया। उसके बाद हमने इग्नोर कर दिया बैटरी कंपनी को, नहीं साहब ईवी आएंगी। और अमारा राजा और एक्साइड को देखिए क्या चल रहे हैं लास्ट। तो उसी तरीके से कमोडिटी कंपनी जैसे कोल इंडिया बाजार काफी हद तक इग्नोर कर गया था। और इसीलिए स्मार्ट लोगों ने कोल इंडिया में बहुत बढ़िया पैसा बनाया। इतनी जबरदस्त इसमें यील्ड है, 6% की तो आपकी डिविडेंड यील्ड है, तो कवर्ड आपका डाउनसाइड। और प्लस इग्नोर के चक्कर में इसका ये देखिए 52 हाई पे स्टॉक पहुंचा हुआ है। और जैसा कि प्रियंका बता रही है कि लास्ट 3-4 दिन में अगर एक हफ्ते का चार्ट देखें तो बहुत खास अपमूव इसके अंदर है। मैं एक बार पार्थिव से एक व्यू ले लेता हूं। पार्थिव, ये कोल इंडिया, एनटीपीसी, जो थर्मल वाले पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से एक आध, और ये पावर रिलेटेड फ्यूल बनाने वाले ट्रेडिशनल फ्यूल लोग इग्नोर कर गए थे, लेकिन गजब रिटर्न बने। यहां से भी बनेगा क्या कोल इंडिया में पैसा? सबसे पहले अजय मैं यही कहूंगा, रेस्ट इन पीस ईएसजी। ईएसजी के नाम पे बहुत चर्चा हुआ था कि ऐसे स्टॉक्स तो लेने ही नहीं चाहिए, लेकिन एक कंसेंसस है कि वर्ल्ड ओवर आप देखिए कि विदाउट थर्मल पावर, जहाँ पे प्लांट लोड फैक्टर और प्लांट अवेबिलिटी फैक्टर काफी ऊपर रहते हैं, इट इज नॉट रिप्लेसेबल। सी मतलब इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ पे पावर इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ करीबन 12 से 15% के आसपास है, कंजम्पशन हम देख रहे हैं एक बड़ा बूम है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अकेले रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से ये सैटिएट हो। और हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया जैसी कंपनी काफी बार इन्होंने कमेंट्री दी है कि दे वांट टू रीच 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल माइनिंग
तो ये आई थिंक होना ही है, बिकॉज जिस तरह से पावर की डिमांड बढ़ रही है, और हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि 5% जितना आप इम्पोर्टेड कोल भी ब्लेंड कर सकते हैं, गोज टू शो कि डोमेस्टिक मार्केट में कोल की शॉर्टेज है, और कोल में भी अच्छी क्वालिटी, बिकॉज कोल इंडिया के पास सिर्फ नई कैपेसिटी नहीं, उनको वॉशरीज भी बनाने की बहुत जरूरत है, तो उसका कैपेक्स ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन हमें लग रहा है कि एनटीपीसी जैसी कंपनी जहाँ पे अभी वैल्यू अनलॉक होनी बाकी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उन्होंने काफी वोकली बताया कि उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला बिजनेस है उसको भी काफी स्केल अप करना है, और उसको सेपरेटली शायद आईपीओ काओ करके वैल्यू अनलॉक करेंगे। कोर बिजनेस भी इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक मल्टीपल 1.4 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे हाईएस्ट कैपेसिटीज है, और जिस तरह से प्लांट लोड फैक्टर और प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर बढ़ रहा है, ये कंपनी अच्छा करेगी। और प्रॉक्सी प्लेस है जैसे कि पावर ग्रिड है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस है जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में काफी करियर रहते हैं, तो ये कंपनीज भी बेनिफिट करेगी। और बीएचईएल की हमने पहले बात की थी कि इंडिया में सबसे ज्यादा कैपेसिटी टू बिल्ड थर्मल पावर प्लांट्स इज बीएचईएल। ऑलराइट पार्थिव, वापस आता हूं मैं आपके पास कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए, कि उससे पहले निकुंज जालमिया हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आ चुके हैं हमारे स्टूडियोज में। लेकिन निकुंज, आज मैं ये लिबर्टी लूंगा कि पहले बाजार का ज्ञान आपसे हमेशा हम लेते हैं, एवरी डे, रोज रोज लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी झलकी हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई जिसमें आप आध्यात्मिक फिलॉसफी और उस तरह का ज्ञान भी लेके आए। आपके लिए, खुद के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा इस तरह की बातचीत आपने गौरांग दास जी के साथ जो की। देखिए, एक मेरे लिए नया अनुभव था। और अनुभव यह था कि पहले मैं एक I have a religious bent and I am deeply spiritual. So when you get a chance to learn and perhaps understand the life, the beautiful journey of life, उसमें हम क्या गलत है, क्या सही है, तो आप जानते हैं, आप समझते हैं, आपको पता लगता है कि that what is the purpose of human life. तो it was a very not engaging, but it was a very mesmerizing conversation for me, जहाँ पर मैं सीख कर आया था, समझ कर आया था कि भाई पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और मैंने प्रभु जी से पूछा कि भाई, हम अक्सर अगर देखें हमारे शास्त्रों का जो सार है वह है कि कर्म आपके हाथ में है, कर्मों का फल आपके हाथ में नहीं है, मगर एवरीथिंग इज मेजर्ड ऑन रिजल्ट्स, एवरीथिंग इज मेजर्ड ऑन रिजल्ट्स। एंड आई थिंक जब रिजल्ट्स पे आपकी मेजरमेंट होती है तो आप how can you focus on your action and be disconnected from results? बिल्कुल, ये पूरा एपिसोड जो है हम ईटी नाउ स्वदेश पे प्ले करेंगे। थोड़ी सी झलकी हमने आपको दिखाई, एक फुल कंटेंट, एक रिच कंटेंट बनाने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है। लेकिन बाजार की तरफ हम रुख करते हैं। देखो, एक ओवरनाइट क्यों आया, क्रूड का भाग जाना, यील्ड्स का, डॉलर इंडेक्स का 105 के करीब जाना, आप इस चीज़ को हमारे मार्केट के लिए कैसा, कितना इंपॉर्टेंस देंगे आप? अजय, देखिए, थोड़ा टर्न तो आ रहा है। आपने क्रूड की बात करी मगर आपने बिटकॉइन की बात नहीं करी जो गिर चुका है। क्रूड का बढ़ना, बिटकॉइन का गिरना, यील्ड्स का बढ़ना और डॉलर इंडेक्स का छलांग बढ़ना, ये टिपिकल कंडीशंस होते हैं जो हिस्टोरिकली हमें रिस्क ऑफ के आसपास टैली होती है। मेरा अजय ये मानना है कि इस समय बुल मार्केट के अंदर है। बुल मार्केट के अंदर आपको करेक्शंस आएंगे और बुल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी। निफ्टी और लार्ज कैप स्टॉक्स के में इस समय मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखती है। अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री, इकोनॉमी की ट्रेजेक्ट्री, वहाँ देख करके मुझे समस्या नहीं लगती है। मगर जो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जो प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है, वो प्राइस अप्रिसिएशन इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिड्यूस कर रहा है। मैं मार्केट में हमेशा बोलता हूँ, जब आप निवेश करें तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हमेशा नज़र रखिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय मिड, स्मॉल और एसएमई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर मिसिंग है। तो मेरा यही मानना है कि इस समय मार्केट के अंदर एक करेक्शन, साइडवेज कंसोलिडेशन या एक शार्पिश सेल ऑफ कुछ दिन के लिए आ सकता है। आप कल रेलवे स्टॉक्स को देखिए, रेलवे स्टॉक्स कल ऊपर से नीचे आ गए। डिफेंस स्टॉक्स को देखिए, डिफेंस स्टॉक्स भरते जा रहे हैं मगर कल उनके अंदर नीचे का मोमेंट आया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप 20 से 25% की वॉलेटिलिटी सहन कर सकते हैं तो इस समय मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। अगर आप सहन नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए। मार्केट में समय आता है जहाँ पर हम पिछले 4-5 महीनों से खूब बोल रहे थे कि मार्केट में माल लीजिए। मार्केट उस समय सुस्त था मगर चुस्त हो गया। मगर अब मार्केट इन लास्ट 1 month और लास्ट 2 or 3 weeks सम ऑफ द स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स दे हैव बिकम हम्प्टी डम्प्टी, मेरा ये मानना है। तो दे विल हैव टू लूज सम वेट। ओके, सो ये हम्प्टी डम्प्टी के अलावा कहाँ नज़र रखें? क्योंकि अगर एफएमसीजी, फार्मा, जिस तरह से कल डिफेंसिव चल रहे थे, तो जो बाय रखना चाहते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को, क्या वो इन स्टॉक्स में नज़र रख सकते हैं? देखिए, बैंक्स में उम्मीद मत हारिए। ओके, मेरे हिसाब से बैंक्स आर चीप, बैंक्स आर ग्रोइंग
and the margin of safety there is the highest. निकुंज, गुड मॉर्निंग। ये जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उसमें ज़्यादातर सरकारी कंपनी, जैसे एमएमटीसी में 2 दिन से सर्किट लगा, करीब 20% के सर्किट लगे, कोई खबर नहीं। हमने गूगल पे भी चेक किया तो कोई न्यूज़ नहीं मिली। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सारी सरकारी कंपनीज को री रेट हो रही है? ये ठीक चुनाव से पहले का पैटर्न होता है या फिर कुछ और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इनमें? क्या डिम्पी जी, गूगल क्यों करा? ईटी नौ स्वदेश की ये टिकर्स को आप ध्यान देते थे, खबर होती तो हम ही फ्लैश कर देते। क्या डिम्पी जी? नहीं, मैं तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रहा था कि आम आदमी, मान लीजिए कोई एमएमटीसी को देखता है, वो गूगल करके देखे तो उसको कोई जल्दी जल्दी न्यूज़ नहीं मिलेगी। मैं तो आपने गूगल क्यों करा? आपने गूगल क्यों करा? आप ईटी नौ स्वदेश को ही देख लेते। नहीं सर, मैं तो पार्टी हूँ ईटी नौ स्वदेश का। तो डिम्पी, एमएमटीसी के प्रॉफिट्स देखते हैं, डिश टीवी के प्रॉफिट्स देखते हैं और एसटीसी के प्रॉफिट्स देखते हैं। प्रॉफिट जी नहीं, प्रॉफिट वही नहीं, इनमें प्रॉफिट ही नहीं है। डेटा दिखा लियो। तो मैं यही पॉइंट बोल रहा हूँ कि इस समय एक मार्केट में एक राइजिंग टाइड फिनोमिनन आता है जहाँ पर मार्केट डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, और जब मार्केट डिफ्रेंशिएशन करना भूल जाता है तो उस राइजिंग टाइड फिनोमिनन के अंदर बेसिकली प्राइस एंड मोमेंटम एंड फोमो आर द फैक्टर्स विच आर एट प्ले। और मुझे ये लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स के अंदर यह हो रहा है। मैं इन स्टॉक्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि आप जब किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई भविष्य उसका क्या है, पास्ट उसका क्या है, क्या प्रॉफिट है, क्या मार्केट कैप है, क्या पी मल्टीपल है। और आज अगर आप डेटा देखें, आज हम रिसर्च में सुबह डेटा देख रहा था, एसटीसी में देखिए पिछले साल प्रॉफिट नहीं रहा है, एमएमटीसी में पिछले साल प्रॉफिट नहीं रहा है, डिश टीवी में पिछले साल प्रॉफिट नहीं रहा है। तो मेरा यही मानना है कि जब इस प्रकार के स्टॉक्स ऊपर चलने लग जाते हैं जिनमें प्रॉफिट नहीं है, जिनमें लॉस है, वहाँ थोड़ा मतलब मार्केट में थोड़ा संभल कर आने का समय हो गया। जस्ट बिकॉज स्टॉक्स आर गोइंग अप इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट। ओके, सो दैट मीन्स थोड़ा सा कॉशियस तो होना होगा। इतना मिड कैप और स्मॉल कैप जो आरएसआई इंडिकेटर 85 के ऊपर ओवरबॉट जोन में। शुक्रिया निकुंज साल एनालिसिस के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब 2-3 की क्रूशल न्यूज़ भी आई, और इसमें से एक न्यूज़ जो थी जो ट्रेड सेटलमेंट को लेकर भी आई, क्योंकि ये जो दिल्ली में जो मुंबई में जो जीएफएफ चल रहा है उसमें कई सारे उस साइडलाइन से कई सारे आरबीआई गवर्नर के वापस रिएक्शन आए। इस तरह से सेबी से भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, वो ये है ट्रेड सेटलमेंट 1 घंटे के अंदर हो सकता है, ये अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। अंकुर एक बार इस पूरे इवेंट को कवर भी कर रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं, उनसे एक बार पूरा ये कंपाइल समझ लेते हैं। अंकुर बताएं। जी हाँ, मार्केट में ऑलरेडी सुबुगाहट थी कि आप कैसे इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। मतलब आप अगर कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपका जो सेटलमेंट होता है ना, वो तुरंत हो जाएगा। अब इस पे सूत्र में यही बता रहे हैं कि सेबी बहुत ही ज़ोरों से काम कर रहा है, और फाइनली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, और जो इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट है अगले साल के सेकेंड हाफ मतलब अक्टूबर तक पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, सूत्र में यही बता रहे हैं कि एसबा लाइक मॉडल जो सेकेंडरी मार्केट के लिए है वो जनवरी 2024 तक आ जाएगा। और अगर हम उसके बाद बात करें तो पहले से भी 1 घंटे में सेटलमेंट की बात कर रहा है। मतलब आप जो भी बाय सेल कर रहे हैं वो 1 घंटे में सेटल हो जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में सेटल हो जाएगा। और अभी जो प्रोसेस था, पहले T+2 हुआ, T+1 हुआ, और अब तुरंत का तुरंत सेटलमेंट पर सेबी की बातचीत चल रही है, इसके लिए काम चल रहा है। और सूत्र में यही बता रहे हैं कि अगले साल अक्टूबर तक इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट हो जाएगा, और 1 घंटे में सेटलमेंट भी मार्च 2024 तक पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, जल्द होगा सेटलमेंट। एक बार हमारे पूरे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्यों ना उनसे जान लें कितना फर्क पड़ जाएगा आसबा यानी आसबा जैसे सेटलमेंट तरीके से बाजार की। ये भी एक तरह का रिफॉर्म है। राहुल, क्या लगता है? डेफिनेटली आई मीन जब T+2 हुआ करता था, या उससे पहले आई थिंक T+3 या T+4 भी हुआ करता था, तब आई यूज्ड टू एक्चुअली वंडर कि व्हाई डज इट टेक सो लॉन्ग, इतना टाइम क्यों लगता है। तो डेफिनेटली इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एक्चुअली क्वाइट अ फ्यू रिफॉर्म्स आ रहे हैं, आप देखेंगे रेगुलेटर के साइड पे, फिर मार्केट वॉल्यूम्स को इंक्रीज करने के लिए बाय चेंजिंग एक्सपायरी डे। तो डेफिनेटली इट्स अ स्टेप राइट डायरेक्शन में ही। यानी वॉल्यूम्स में फ़र्क तो पड़ेगा। जब आपके ट्रेड जल्दी सेटल होने लग जाएंगे तो ऑफकोर्स आपके पास मोर लिक्विडिटी होगी नया ट्रेड लेने के लिए भी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब बैंक्स की बात हो ही रही है तो एक और ख़ास रिपोर्ट आई है, वो है मॉर्गन स्टैनले की बैंक्स पर। और इनफैक्ट
आरबीआई गवर्नर के भी कुछ यहाँ पर रिएक्शन आए थे, वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। जीएफएफ से ही उन्होंने भी बैंक्स की लिक्विडिटी को लेकर, रेजिलियंस को लेकर भी बात की थी, वो भी लेकर आएंगे। लेकिन जो मॉर्गन स्टैनली बैंक्स पर इस वक्त कह रहा है, वो क्लियर कह रहा है कि थोड़ा सा रिस्क तो उन्हें दिखता है पीएसयू बैंक्स के लिए, प्राइवेट वर्सेस पीएसपीओ बैंक। और आप देख भी रहे हैं कि जिस तरह का ट्रेड है, आपको बैंक्स में एक जैसा ट्रेड रखने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली स्प्लिट होकर ट्रेड दिखते हैं। कल भी और पिछले कितने दिनों से हम पीएसयू बैंक्स को, मिड कैप पीएसयू बैंक्स को चलते हुए देख रहे हैं। प्राइवेट बैंक से पार्टिसिपेशन है, लेकिन कल प्राइवेट बैंक से पार्टिसिपेशन थोड़ी सी निकल कर आई है। पार्थिव, बैंक्स को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस वक्त? सर में ओवरऑल अगर देखें तो काफी टाइम तक हमने देखा है कि टाइम करेक्ट हुए और काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, उसमें हमने ऊपर के स्तर से करीबन 15% का करेक्शन भी देखा है। मुझे इतना नेगेटिविटी नहीं लग रहा है बैंक में। नो डाउट एक व्यू है कि शायद निम्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का क्रेडिट डिसबर्समेंट हम देख रहे हैं और जो बड़े बैंक से वो जो लार्जर लोन टिकट साइज है उसमें जिस तरह से मार्केट शेयर गार्नर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आई थिंक बैंक सेक्टर विल डू एक्सट्रीमली वेल। हम जानते हैं कि इवन पीएसयू बैंक्स में बैलेंस शीट्स आर एक्सट्रीमली क्लीन। पिछले 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि नए क्रेडिट कॉस्ट नहीं बढ़ रहे इनके लिए। तो आई थिंक बैंक एक अच्छा साइलेंट सेक्टर है जहाँ पे अभी बहुत एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन आने वाले 1-2 साल में यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सुमित, आज आपने कॉल दी है पेट्रोनेट एलएनजी को प्लस करने की, ये खुलते प्लस कर लेना या फिर थोड़ा वेट करने के बाद प्लस करें? क्योंकि इस पे एक रिपोर्ट भी है और वो भी कह रहे हैं कि अच्छा टारगेट मिलेगा इसमें। तो आप मेरे को बताइए, कल का 4.5% है, आज मान लीजिए 230 के आसपास खुलता है, खुलते प्लस करें क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी तो एक ही रहती है, खुलते हैं 50% अपना क्वांटिटी, जो भी आपका एक जो पोजीशन साइजिंग की बात होती है तो 50% आप एडिशन कर दीजिए ओपनिंग पे ही, और अगर डिप्स मिल रहा है तो भी। अब यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो 240 का एक बड़ा रेजिस्टेंस भी है, तो दोनों फैक्टर्स होते हैं। 240 जैसे ही क्रॉस होगा और एक मूवमेंट यहाँ पे फास्ट मूवमेंट आ सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना कीजिए। 240 के ऊपर जाए तो 50% और ऐड कर लीजिए। ओके ठीक है, 50% तो आपको खुलते प्लस कर लेना है, ये एक ट्रेडिंग का कला भी है जो आपको सुमित बता रहे हैं। और इसके अलावा 50% थोड़ा वेट कर लेते हैं, या तो थोड़ा डिप मिल जाए या तो फिर वो ब्रेकआउट हो जाए, जैसे 40 के लेवल की बात अभी हमको सुमित बता रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में 50% पोजीशंस तो आपको रखनी ही है खुलते ही। अब जरा मुनाफे का फंडा देखते हैं और विनीत बोलंजकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन सी आपने कॉल चुनी है और इसके पीछे की रीजनिंग सर? देखिए, हम वेल्सपन ग्रुप के 2 स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं, वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड एंड वेल्सपन कॉर्प। ये दोनों स्टॉक में हमको 65 to 70% की अपसाइड दिखती है। वेल्सपन कॉर्प एक ऐसा बिजनेस है जो राइजिंग ऑयल प्राइसेस के साथ लिंक्ड है। ये पाइप्स बना के यूएस, सऊदी अरेबिया और इंडिया में सप्लाई करते हैं, और इंडिया में एडिशनल बूम आ रहा है फ्रॉम द मेक इन इंडिया जल गवर्नमेंट की वाटर सॉल्यूशंस के प्रोग्राम से। तो हमें लगता है कि पहले एक ही कोई ज्योग्राफी फायर करती थी, इस बार तीनों ज्योग्राफी इकट्ठा फायर कर रही है, और हमें लगता है कि ये जो 10 साल तक है ना 800 से 1000 करोड़ का एबिटा कमाते थे, वो बढ़ के अभी 1500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। एंड इसके अलावा इनके पास बहुत सारे ट्रिगर्स है, जैसे इन्होंने सिंटेक्स का ब्रांड एक्वायर किया तो इनको बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में एंट्री हो रही है, और इनके पास उन्होंने एक एबीजी शिपयार्ड्स को एक्वायर किया था, उसका स्क्रैप स्टील बेच के उनको 650 करोड़ आ रहे हैं, जो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो हमें लगता है कि ये काफी अच्छा स्टॉक है, इसमें हमें काफी तेजी लगती है। दूसरा जो स्टॉक मैंने आपको बताया, वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस, ये स्टेनलेस स्टील बनाता है और इनके प्रोडक्ट्स काफी हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, स्मॉल मार्केट कैप कंपनी है, और इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी कम है, और हमें लगता है कि आफ्टर टर्निंग दिस कंपनी अराउंड ये अभी ग्रोथ पाथ पे रहेगा फ्रॉम कैपेसिटी एक्सपेंशन, एवरेज प्राइस रियलाइजेशन, और ये सारा ऑपरेटिंग लीवरेज आपको प्राइस में देखने को मिलेगा। ऑलराइट विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल्सपन कॉर्प और वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस,
ये दोनों स्टॉक रेकमेंड करने के लिए। इनफैक्ट वेल्सपन कॉर्प के साथ हमने भी खास इंटरेक्शन की थी और आपके ये जितने ट्रिगर्स विनीत बोलंजकर बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास उससे रिलेटेड कई सारे इंसाइट्स हैं जो हम इस हफ्ते चलाने भी वाले हैं। लुक फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बार अपने व्यूअर्स को बता दें आज आपके लिए शो पर आगे और क्या क्या है। 9:45 पर आप खास सीएट के CFO कुमार सुबैया के साथ हम बात करेंगे, उसे मिस ना करें। 10:10 पर हम आपके लिए कोल सेक्रेटरी का पूरा इंटरव्यू लेकर आएंगे, उसे मिस ना करें। तो ये कुछ खास इंटरेक्शंस हैं जो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे। और कुछ और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स जो आई थी उसमें एक जेफरीज का भी नोट आया रिलायंस पे बहुत ज्यादा व्यू बन नहीं पा रहा है, लेकिन हालांकि टारगेट प्राइस देखिए बढ़ाया है ऊपर की तरफ। वैल्यूएशन बोले हैं उन्होंने कि जो रीसेंट पीक से जो करेक्शन देखने को मिली है वहां से कुछ मूव तो आप उनको फेवरेबल दिखती है रिलायंस के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो डिस्काउंट ऑन रशियन क्रूड है वो नैरो हुआ है। और एट द सेम टाइम पार्थिव 2-3 पॉइंट्स है। एक तो ठीक है वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इन पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज की जो रिस्ट्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं कैप कर सकते हैं क्या मूव, हालांकि टारगेट प्राइस तो बड़ा है। आई थिंक रिलायंस यहाँ से डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस और मोर इम्पोर्टेंटली सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशंस पे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जी एक तो मैं सबसे पहले कंज्यूमर फोकस बिजनेस की बात करूंगा। यहाँ पे आई थिंक कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर के बेस से देखे तो शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। और जिस तरह से वो लोग स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, काफी डिजिटाइज ओमनी चैनल्स का यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और 8 लाख करोड़ की वैल्यूएशन ऑलरेडी जुटा दी है। टेलीकॉम की बात करें तो टेलीकॉम में भी जियो में मोटा मोटी 5 to 6 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। O2C एक जमाने में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूड बिजनेस था, आज यहाँ पे आई थिंक इन टर्म्स ऑफ SOTP 4 to 5 lakhs की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, 5 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और जो नया बिजनेस है न्यू एनर्जी, उसको 3 से 4 साल लगेंगे। इट्स अ हाई जेस्टेशन पीरियड बिजनेस, लेकिन इट्स अ वेरी एक्साइटिंग बिजनेस। और SOTP वैल्यूएशन में करीबन 200 से 300 रुपए पर शेयर तो यही बिजनेस ऐड कर सकता है। तो हमें लग रहा है रिलायंस ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखना चाहिए। और वी आर अपबीट ऑन द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द वर्टिकल्स ऑफ रिलायंस। ये तो हो गया RIL के ऊपर एक व्यू। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा अक्षय भागवत के साथ। अक्षय एक तो ले लेते हैं, चीनी स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी हो रही है। खैर एक दिक्कत की बात हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है, मिठाइयों पे इम्पैक्ट आ सकता है उनके दामों में, क्योंकि मिठाइयों का सीजन आ रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। बलरामपुर चीनी के 6 महीने के चार्ट को लेके आइए, जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनी है, आई थिंक सेक्टर लीडर ही है इनफैक्ट। और उसमें से एक छोटी कंपनी है, एकदम बीटन डाउन नाम भी मैं लूंगा, रिस्की भी है, थोड़ी रिस्की हो सकती है क्योंकि फंडामेंटल अभी भी थोड़े शेकी हैं। एक समय पे दिग्गज कंपनी चीनी की हुआ करती थी, लेकिन एक टर्न अराउंड वहां पे अटेम्प्ट हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं बजाज हिंदुस्तान की। ये 6 महीने के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गया है, लगभग 400 रुपए, 425 का टॉप था। और ये देखिए साहब, बजाज हिंदुस्तान, कुशागर बजाज जी की कंपनी है, डेट का इशू हो गया था, लेकिन एक रिजरेक्शन वहां पे ट्राई किया जा रहा है, जिसकी वजह से छोटे स्टॉक्स में, चैलेंजिंग फंडामेंटल वाले स्टॉक में तो अब देखिए रहे क्या तेजी हो रही है, उसमें से एक ही है। दोनों के चार्ट देख के बताए अक्षय किस तरह बेट करेंगे। 6 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे चीनी के दाम आ गए हैं और उससे चीनी के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अजय जी, चीनी के स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी है। जो अगर ट्रेडिंग एक्शन भी देखे तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पिकअप हो रहा है। जो 1-2 स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी है, उनमें भी काफी ओपन इंटरेस्ट का डेवलपमेंट है। बलरामपुर चीनी की जो हमने बात की है, वहां पे देखूं तो 2014 पे जो लेवल देखा था, एक था 31-32, तो वो लेवल तक आ गया है। अभी 28 है। 30-32 पे कैसे रिएक्ट कर जाता है वो बहुत क्रूशियल रहेगा। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट होता है बलरामपुर चीनी में, तो आपको शायद ऊपर में 50 रुपए तक दाम मिल सकते हैं 2 से 3 महीने की अवधि में। तो बिल्कुल तेजी करके चलना है, ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट करके चलना है। और यहाँ पे अगर आप रेणुका शुगर्स की भी चार्ट देखेंगे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है। हालांकि अपना ये अब चार्ट देखे तो 2 दिन पहले ये ब्रेकआउट 48-49 के स्तर पे हुआ है। और यहाँ भी बहुत ही बड़े प्रॉमिसिंग टारगेट्स बन रहे हैं 60 रुपए तक 2 से 3 अवधि में, 3 महीने की अवधि में। तो जैसे आपने कहा, शुगर स्टॉक्स इज वेयर योर मनी हैज टू बी इन। आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ आगे चल के दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये रेणुका शुगर पे आपकी रिकमेंडेशन हो गई है। अब कुछ एक और स्टॉक्स पकड़ते हैं जहाँ पे कल का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग था या फिर उन शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दिव्यानी उसमें से एक था, कल करीब 9% ऊपर था। आज भी चलेगा क्या? संतोष जरा चेक करके बताएंगे।
देवयानी फूड्स। यस, कल इन स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम था। जुबिलेंट फूड और इन देवयानी जैसे स्टॉक्स में कल एक अच्छा ब्रेकआउट आया। लग रहा है कि शायद ये मोमेंटम जारी रह सकता है। हालांकि स्टॉक का ऑलरेडी 8-9% चल चुका था। थोड़ा सा नीचे कूल ऑफ होकर मिलता है 210 रुपये के आसपास, तो एंट्री का लेवल अच्छा रहेगा। तब आप 204 रुपये के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 225। ठीक है, एक और शेयर जरा पता कर लेते हैं, वो है कोपरान का। कोपरान, KOPRAN, कोपरान। एक बार राहुल इसको आप शेयर को चेक करेंगे, कहीं कोई ट्रेड बनता है तो जरा बताइए। कोपरान। तो कोपन का चार्ट स्ट्रक्चर लास्ट कपल ऑफ डेज से अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। लॉन्ग का एग्जैक्ट लेवल की अगर बात करें तो 237 को स्टॉप लॉस रख के अराउंड 245 पे लॉन्ग कर सकते हैं। 248 पे करंट मार्केट प्राइस है। रिपीट 237 का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चार्ट में कि स्टॉक ऊपर जाता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर से ऊपर जाता है, जो बहुत ही हेल्दी साइन है, और स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा रहा है। तो यस, बुलिश ऑन कोपरान। ओके, तो बुलिश हैं कोपरान पर। पावर स्टॉक्स पर तो ऑलरेडी अच्छी खासी मूव चल ही रहा है। पावर स्टॉक्स को हम डिस्कस भी कर रहे थे, इस पर रिपोर्ट्स भी। इनफैक्ट वमाक्षी एक जो लास्ट रिपोर्ट बता के गई CLSA की पावर स्टॉक्स पे, हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी बात की गई है, और क्योंकि ये काफ़ी चल भी चुके हैं संतोष, तो क्या पावर स्टॉक में इस वक्त थोड़ा सेलेक्टिव होना चाहिए, या फिर ओवरऑल आपको लग रहा है कि एक ब्लैंकेट बाय जैसा दिख रहा है, पूरा सेक्टर ही बुलिश है, तो किसी भी स्टॉक पर राइड कर सकते हैं अभी? नहीं, स्टॉक्स में तो मोमेंटम तो स्ट्रांग बना हुआ है। हालांकि आप थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं है, तो मोमेंटम को चेस कर रहे हो तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। इन्वेस्टमेंट का व्यू अभी भी बुलिश है, लेकिन कोई करेक्शन मिलता है तो आप मौके ढूंढना चाहिए, लाइक REC, PFC, NTPC जैसे स्टॉक्स में। लेकिन मेरे हिसाब से एज ए ट्रेडिंग आप अप्रोच कर रहे हो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। अगर मार्केट में किसी भी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक्स में तो उन स्पेसेस में तो देखने को मिल ही सकती है। बर्नस्टीन ने भी एग्जैक्टली यही बात बोली थी परसों कि केवल सेलेक्ट पावर स्टॉक्स में आप ध्यान दें। पावर स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुके हैं, बहुत सेलेक्टिव होने का समय आ चुका है। लेकिन एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा, बिल्कुल, और वो है RBL बैंक। जी हाँ, ये वही RBL बैंक है जिसके ऊपर महिंद्रा ग्रुप अपनी नजर गड़ाए हुए है। हालांकि सफाइयां बहुत दी हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो गई, पहले मार्केट बहुत हद तक RBL बैंक को कुछ किसी ना किसी क्वेश्चन मार्क उठाता था कि ये इन्वेस्ट क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साहब, बैड लोन की प्रॉब्लम क्या है तो नहीं है, उनके बुक्स में प्रेशर तो नहीं है, कुछ ना कुछ ये 130-140 से पड़ा रहता था। अब इसका 1 साल का चार्ट लेके आइए, जब से महिंद्रा ग्रुप ने इसमें थोड़ा सा निवेश किया है, जो उन्होंने बताया कि सिर्फ इंटरेस्ट है, ट्रेजरी ऑपरेशन में का है, उन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया और कहा है बढ़ाने की चाह तो है, क्योंकि बैंक उन्हें अच्छा लगता है। ये देखिए 52 वीक हाई पे ये बैंक बैठा हुआ है, और 1 साल में 92%। एनालिस्ट मीट के इन्होंने एक एनालिस्ट मीट की है जो हमने स्टॉक्स न्यूज़ में चलाई भी थी, उससे ग्राफिक लेके आइए तो मालूम चले इन्होंने एनालिस्ट को क्या कहा है, और पार्थिव उसका जवाब देंगे। पार्थिव, ये जो बैंक है ये लोग हमेशा संदेह की नज़र से देखते थे, लेकिन अब लग रहा है इसके अंदर एक तरह की स्लो रीरेटिंग शुरू हो गई है। आप लेंगे इस भाव से? यस, एब्सोल्युटली। मुझे याद है करीबन 81 रुपीज जैसा प्राइस हो गया था जून जुलाई 2022 पे। हाइट ऑफ पेसिमिज्म थी, और नो डाउट बैंक्स ने काफी आई वुड से मिस्टेक्स भी किए थे इन टर्म्स ऑफ लोन के एलोकेशन में। काफी कॉर्पोरेट्स में राइट ऑफ उन्होंने किया था, क्रेडिट कॉस्ट एकदम से एलिवेटेड हो गया था। एक जमाने में ये बैंक करीबन 4-5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे थी। मुझे याद है 500 रुपए पे काफी बड़े नाम जैसे कि रेणुका रामनाथन जी ने काफी स्टेक भी लिया था प्रेफरेंशियल इश्यू पे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। मैनेजमेंट ने काफी क्लीन अप किया है, काफी होलसेल लोन्स का फोकस घटाया है, रिटेल लोन्स बढ़ाई है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस जो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वहां पे भी अच्छा उन्होंने टारगेट रखा है, और इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है फॉर टारगेटिंग टारगेट्स फॉर 2026 तक। तो जहाँ पे एडवांसेस अराउंड 20% के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, विच इज स्लाइटली हायर देन द इंडस्ट्री, और 60-65% रिटेल मिक्स की बात करें, तो अगर इस तरह का एग्जीक्यूशन अगर ये कंपनी कर पाती है तो आज 1 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी रीरेटिंग हो सकती है। आई थिंक मार्केट विल टेस्ट एंड सी नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स। अगर आने वाले 2-3 क्वार्टर में कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आती तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि अराउंड 1.5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड कर सकती है।
ओके ठीक है, ये आरबीएल पे रिकमेंडेशन। अब जरा पूजा को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, वो आपको एक्शन स्टॉक्स बता देंगे। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं आज के एक्शन स्टॉक्स। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत एबीबी इंडिया से करेंगे। यहाँ पर मैनेजमेंट मीट हुई थी जेफरीज के साथ, और कुछ जो इम्पोर्टेंट टेक अवेज आए हैं उसमें उनका कहना है कि 10% से ज़्यादा मार्जिन की उम्मीद है और तिमाही ऑर्डर में भी 10% से ज़्यादा ग्रोथ का अनुमान है। आरबीएल बैंक पर भी नज़र रखिए, यहाँ पर भी कंपनी की मैनेजमेंट मीट हुई थी जिसमें कि उनका कहना है कि लोन और डिपॉजिट में 20% CAGR ग्रोथ की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2023 में से 2026 के बीच 20% औसत ग्रोथ का अनुमान वो बता रहे हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी पर भी नज़र रखिए। 1500 करोड़ फंड जुटाने पर कंपनी विचार कर रही है। QIP के जरिए ये पूंजी कंपनी जुटाएगी और कर्ज चुकाने के लिए 1500 करोड़ जुटाने पर विचार करेगी। इसके अलावा कंपनी को कर्ज मुक्त बनाने पर भी यहाँ पर स्टर्लिंग एंड विल्सन का फोकस है, तो इस पर नज़र रखिए। NBCC पर भी आज नज़र रखिए। यहाँ पर कंपनी ने केरला स्टेट हाउसिंग बोर्ड से करार कर लिया है करीब 2000 करोड़ के ऑर्डर के लिए। और आखिर में बात करते हैं बिकाजी की। यहाँ एक फंड एक्शन हुआ है। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने कंपनी के करीब 13.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। ओके ठीक है, ये कुछ एक एक्शन वाले स्टॉक्स थे जिनमें आज आपको दिखेगा दम, और आप इसके लिए तैयार रहिएगा। काफ़ी सारे स्टॉक्स पे हमने आपको ट्रेडिंग कॉल में कन्वर्ट भी कर दिया है। आज सुबह जब निकुंज टालवी हमारे साथ जुड़े, हमारे मैनेजिंग एडिटर, तो वो क्या कह रहे थे एक बार वापस से सुन लेते हैं, फिर कुछ बोरा से भी बातचीत करेंगे। थोड़ा टर्न तो आ रहा है। आपने क्रूड की बात करी मगर आपने बिटकॉइन की बात नहीं करी जो गिर चुका है। क्रूड का बढ़ना, बिटकॉइन का गिरना, यील्ड्स का बढ़ना और डॉलर इंडेक्स का छलांग बढ़ना, ये टिपिकल कंडीशंस होते हैं जो हिस्टोरिकली हमें रिस्क ऑफ के आसपास टैली होती है। मेरा आज ये मानना है कि इस समय बुल मार्केट के अंदर है। बुल मार्केट के अंदर आपको करेक्शंस आएंगे और बुल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी। निफ्टी और लार्ज कैप स्टॉक्स के में इस समय मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखती है। अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री, इकोनॉमी की ट्रेजेक्ट्री, वहाँ देख करके मुझे समस्या नहीं लगती है। मगर जो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जो प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है, वो प्राइस अप्रिसिएशन इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिड्यूस कर रहा है। मैं मार्केट में हमेशा बोलता हूँ जब आप निवेश करें तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हमेशा नज़र रखिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय मिड, स्मॉल और SME की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर मिसिंग है। तो मेरा यही मानना है कि इस समय मार्केट के अंदर एक करेक्शन, साइडवेज कंसोलिडेशन या एक शार्पिश सेल ऑफ कुछ दिन के लिए आ सकता है। मार्केट में अगर आप 20 से 25% की वॉलेटिलिटी सहन कर सकते हैं तो इस समय मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। अगर आप सहन नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। मार्केट में समय आता है जहां पर हम पिछले 4-5 महीनों से खूब बोल रहे थे कि मार्केट में माल लीजिए। मार्केट उस समय सुस्त था मगर चुस्त हो गया। मगर अब मार्केट इन लास्ट 1 month और लास्ट 2 or 3 weeks सम ऑफ द स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स दे हैव बिकम हम्प्टी डम्प्टी, मेरा ये मानना है। तो दे विल हैव टू लूज सम वेट। देखिए बैंक्स में उम्मीद मत हारिए। मेरे हिसाब से बैंक्स आर चीप, बैंक्स आर ग्रोइंग एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी देयर इज द हाईएस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में तो आपको कॉशियस रहना होगा, ये निकुंज क्लियरली बता रहे थे। लेकिन अब हमारे साथ पैनल पे कुछ बोरा भी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। कुछ तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स काफ़ी देते हैं, कुछ आज कौन से आपके रडार पर स्टॉक्स हैं? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सभी दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप जिस तरह से पॉजिटिव टर्न होता है वो नजर आया है। डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप में तो एक्शन रहेगा ही, मेरे ख्याल से लार्ज कैप में भी एक्शन शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंगली इन अबाउट नियरली अ मंथ्स टाइम हम पहली बार 19550 के ऊपर क्लोज हुए हैं। जो निफ्टी का कंसोलिडेशन रेंज था 300 पॉइंट्स का 19550 टू 19250 का, तो ये एक बहुत एनकरेजिंग साइन है। हालांकि बायस यहाँ पे पॉजिटिव है। हो सकता है थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग हो बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी टुडे एंड निफ्टी टुमारो। तो बायस पॉजिटिव है। यहाँ पे 19700 के लिए आप निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। 19400 के सपोर्ट जोन के साथ बैंक निफ्टी 44800 का रेजिस्टेंस जोन, 44100 का सपोर्ट जोन है। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, जब आपने मिड कैप का जिक्र किया है तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च, इस स्टॉक के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज भी मेरे रेडार पे ये आया है एज वन ऑफ आवर पिक्स। इसमें कल हमने एक अच्छा खासा सर्ज आते हुए देखा था, वॉल्यूम एक्शन भी पिकअप हुआ है। तो यहाँ पे आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। टारगेट होगा 280 295 का, स्टॉप लॉस 250 का। जो मेरा सेकंड पिक है दैट इज बायोकॉन। काफी समय की सेलिंग के बाद इस स्टॉक में हमने एक रिवाइवल देखा है और पिछले 2 दिन से अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है।
कल इसमें अपटिक था बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एक्शन। तो यहाँ पे आप और अपडेट आते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में 280 टू 295 के लेवल्स के लिए 250 का टारगेट होगा। यहाँ मेरे दो डिस्क्लेमर ये कि बायोकॉन में मैं पर्सनल पोजीशन भी होल्ड करता हूँ, और दूसरा डिस्क्लेमर दैट यू नो दीस आर द स्टॉक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड विद आवर क्लाइंट्स एज अ पार्ट ऑफ आवर एडवाइजरी सर्विस। ओके, ठीक है, तो ये तो कुछ का व्यू रहा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अब। और खबर क्या एक खास है हमारे शरद के पास है, हमारे खास सेगमेंट क्या खबर है। शरद खास स्टॉक्स लेकर आते हैं, उन पर अच्छी अच्छी खबरें लेकर आते हैं, डीलिंग रूम से गपशप लेकर आते हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं। जी बिल्कुल, EIH जो है फोकस में रहने वाली है, और ये कंपनी जो है 2 होटल्स जो है मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट करने वाली है, और ये जो है अगले साल होने वाला है। लगभग 90 रूम का ये टोटल इन्वेंट्री रहने वाला है। और कंपनी इस बज़ में भी है कि कंपनी जो है रिसेंट टाइम्स में जो है एक नई स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन प्लान को जो है रोल आउट कर सकता है। और 2 एरियाज़ है फोकस जहाँ पे बाजार की नज़र रहेगी। सबसे पहले अनाउंसमेंट्स आ सकती है स्पेशली इंटरनेशनल एक्सपेंशन को लेके, हालांकि ये एसेट लाइट रहने वाली है, जहाँ पे ये सिर्फ ऑपरेट करने वाले होटल्स को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है ज़्यादा ओन नहीं करेंगे। तो एक एसेट लाइट अप्रोच रहेगा इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए। और दूसरा बात ये भी है कि जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करिए कि कंपनी की क्या गाइडेंस होगी उनके नए बिजनेसेस में जो वेंचर करे। अब जब मैं नए वेंचर्स बोलता हूँ तो ये हाई मार्जिन बिजनेस होते हैं, जैसे कि एयर चार्टर सर्विसेज हुआ, आपके फ्लाइट केटरिंग सर्विसेज हुआ। तो यहाँ पे जो है इन बिजनेसेस में मार्जिन बढ़े रहते हैं, तो एक वैल्यू एडिशन देखने मिलता है। हाल ही में एक बड़ी अनाउंसमेंट भी EIH की आई थी, जहाँ पे ये रिलायंस ओन 3 होटल्स को जो है वो मैनेज करेंगे, और ये सारे होटल जो है लग्जरी जो है सेगमेंट में देखने मिले हैं। और स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक भी है लगभग 30% की जो है ऊंचाई के ऊपर चढ़ा, और अभी जो है होटल स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, क्योंकि G20 मीटिंग्स भी जो है अभी चल रहे हैं, और अब उसके बाद वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है। तो इसके कारण होटल इंडस्ट्री में बज़ बना रहेगा। राइट, ठीक है शरद। EIH अच्छा चला है पिछले हफ्ते स्टॉक भी, लेकिन हम इस पर नज़र रखेंगे। कई सारे ट्रिगर्स आप बता रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये हॉस्पिटैलिटी का ट्रिगर तो बड़ा है ही। शुक्रिया ये बताने के लिए। अब एक खास रिपोर्ट बिग बोल्ड ब्रोकरेज व मार्कशी लेकर आई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है टोरेंट फार्मा के ऊपर। हम देख रहे हैं कि नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उनका कहना है कि सिप्ला का अगर पोटेंशियल एक्विजिशन टोरेंट फार्मा करता है तो ये काफ़ी बड़ा डील रह सकता है। ये डील में स्ट्रेटेजिक सेंस इन्हें नज़र आता है, और ये एक्विजिशन अगर होता है तो लार्जली डेट और इक्विटी डाइल्यूशन के चलते ये फंड होता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है। काफ़ी मजबूत कैश फ्लोज है दोनों ही टोरेंट फार्मा के पास और सिप्ला के पास, और इनफैक्ट टोरेंट में हाई प्रमोटर स्टेक भी है, और उसी की वजह से नोमिरा का मानना है कि ये डील कॉन्सूमेट हो सकती है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टोरेंट फार्मा के जो प्रमोटर्स हैं वो करीब 48 से 63% स्टेक रिटेन कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते नोमिरा ने टोरेंट फार्मा पर खरीदारी की राय को ज़रूर बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 2199 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। राइट, इसमें हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक से बात करना ज़रूरी है। और निकुंज मार्जिन और सेफ्टी की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले शो में, आपने सुना होगा। मार्जिन और सेफ्टी से याद आया, पार्थिव कल एक स्टॉक लिस्ट हुआ है बाजार में, बहुत मजबूत लिस्टिंग, विष्णु प्रकाश पुंगलिया। नाम थोड़ा अनयूजुअल है, किसी शख्स का नाम, लेकिन ये प्रमोटर ने अपनी फैमिली नेम से इस कंपनी का को रखा था। 65% रिटर्न छोड़े हैं इसने IPO में। और मैं सेनको गोल्ड, आपकी वो गोविंद जी थे आपके बनारस वाले, कौन सा था, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, जो जहाँ कंपनीज बाजार में IPO लाते वक्त रिटेल इन्वेस्टर के लिए पैसा छोड़ती हैं टेबल पे, मैं उनको हमेशा सैल्यूट करता हूँ। और ये भी कंपनी बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे आई, इसलिए अच्छा पैसा बना। लेकिन इसके बाद अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसमें फॉलोअप बाइंग आ सकती है। नहीं, कल अरिहंत ने एक नोट डाला कि भाई विष्णु प्रकाश अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन वाइज महंगा नहीं है, और मैनेजमेंट कमेंट्री कल जो आई थी चैनल पे वो दिखा रही है कि ये यहाँ से ठीक लग रहा है। लेकिन इंडिविजुअली आपने ये रोड कंस्ट्रक्शन, EPC कंपनीज, रेलवे, डिफेंस का कंस्ट्रक्शन, विष्णु प्रकाश पर नज़र डाली, या एनीथिंग एल्स जो आपको पसंद है स्पेस में, पार्थिव? एब्सोल्युटली आपका पॉइंट से मैं एग्री कर रहा हूँ कि जहां भी IPO में रीजनेबल वैल्यूएशंस पे लाए, वहां पे फैंटास्टिक लिस्टिंग गेन्स हुई है, और सब्सक्रिप्शन में भी हमने ये नंबर्स देखे हैं। और विष्णु प्रकाश की बात करूँ तो नो डाउट ऑर्डर बुक इज स्वेलिंग, एग्जीक्यूशन अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज कि कैसे वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज होता है, कैसे नेट वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हैं, बिकॉज हमेशा हम देखते हैं कि जब इंफ्रा बूम होता है तब ये कंपनीज, वेदर इट इज रोड कंपनीज लाइक पीएनसी इंफ्रा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्डर बुक तो बहुत सेल हो जाता है, लेकिन जब जब एग्जीक्यूशन होता है तो डेट भी काफी बढ़ जाता है और फिर एक बुरी साइकिल आई एंड देन इट टेक्स बैक द कंपनी। सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कॉशियस भी रहना चाहिए। रेल कंपनीज में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने पे ये स्टॉक 20-30% रीरेट हो रहा है। नो डाउट, आई थिंक डिजर्विंगली सो, बहुत काम है और पूरा एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट रहेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। तो इन्वेस्टर्स को जहां जहां पे लोअर लेवल्स पे एंट्री पॉइंट किए तो आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी करना चाहिए। ये एक सिक्लिकल सेक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो पार्थिव इस पे आपको अपनी राय बताते हुए कि विष्णु प्रकाश का शेयर इस समय कैसे है। 30 सेकंड बाद मार्केट खुल जाएगा। फ्रीज लेवल हम आपको दिखा देते हैं। निफ्टी बहुत बड़े गैप के साथ नहीं खुल रहा। ये बैक टू बैक थर्ड डे था जब बैक निफ्टी चल रहा था, लेकिन आज देखा जाए तो रियल टेस्ट होगा निफ्टी का। अगर आज थोड़ा डिप भी लेता है तो ये 500 के लेवल को ब्रेक ना करे, क्योंकि इसने पिछले 3 दिन में जो एक काम अच्छा किया था वो ये किया था कि 500 के ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग कर रहा था। तो आज ये 80 पॉइंट का दायरा नीचे की तरफ आपको बस सिर्फ चेक करना है। अगर ये नहीं टूटता तो रिदम में ही है अभी यहाँ पे, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर जाते समय 650 है। तो खैर मार्केट खुल रहा है और आपको मैं फटाफट से वो सारे शेयर्स बताऊंगा, लेकिन पहले एडवांस डिक्लाइन चेक कर लेते हैं। 1200 शेयर है और डिक्लाइंस करीब 250 शेयर हैं। बैंक निफ्टी का पहला टिक है लाल निशान का और उसके बाद अब 40 पॉइंट की गिरावट है। इसने 44,500 को थोड़ा सरेंडर कर दिया है, लेकिन इसको वैसा मत समझिए। ये अभी थोड़ा 5-10 मिनट का समय और देना पड़ेगा, उसके बाद जाके रियल टर्म में पता लगता है कि ये ख़राब भी हुआ कि नहीं। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है। इंडाइसिस के अंदर भी आज कोई बड़ा दिन नहीं मिलेगा। आज आपको इसमें होगा क्या कि आज सिर्फ चर्निंग होती रह जाएगी और कोई बड़ी बात नहीं। अगर हमने 500 के लेवल को ब्रेक किया तो वहाँ पर आके हम फिर से रुक जाएँ। तो इसलिए थोड़ा सा आज मेरे को लग नहीं रहा कि इंडाइसिस में कोई बहुत बड़ा ट्रेड आपको मिलेगा। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा चुनाव अपना करके फिर आप मार्केट में उतरिएगा। जल्दी से चेक करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर कौन कौन से हैं। पहले जरा मैं वो दिखाता हूँ आपको, सिप्ला। एक काम करेंगे, सिप्ला को दिखाने से पहले रिलायंस, HDFC बैंक, L&T, इन्फोसिस और TCS, ये 5 शेयर जरा जल्दी से स्पीड से दिखा दीजिए। रिलायंस फ्लैट, HDFC बैंक फ्लैट, L&T या इन्फोसिस दिखाइए फ्लैट, TCS ऑलमोस्ट फ्लैट और एक L&T और दिखा दीजिए लास्ट में। एक ITC भी दिखा दीजिए, इसकी भी वेटेज है। ये 5-6 बड़े शेयर हमने मोटा मोटी आपके स्क्रीन पर पहले लेके आए हैं। किसी में भी आप आधे % से ज़्यादा का मूव, गिरावट या बढ़त में नहीं देख पा रहे होंगे, तो इसलिए मार्केट को थोड़ा समय चाहिए अभी सेटल डाउन होने के लिए। लीडरशिप वाले शेयर्स अभी लीडरशिप के मूड में नहीं है। आते हैं आप गेनर्स पे। आपको सिप्ला भी मैंने बताया, इसके अलावा ONGC करीब 1% ऊपर है। पावर ग्रिड के अंदर आज तेज़ी, आज रिपोर्ट भी थी इसके अंदर। विप्रो के अंदर तेज़ी है, कल का स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत था। अल्ट्राटेक सीमेंट, NTPC, ये कुछ एक और शेयर्स हैं, लेकिन इन सब में ना बढ़त करीब आधे % की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो आप भले ठीक है ये मजबूत हैं, बट ये आधे % से ज़्यादा नहीं है। बड़े शेयर्स बता रहा हूँ। जियो फाइनेंशियल्स का ये, क्योंकि इसको NSE के इंडाइसिस से बाहर होना है तो इसलिए आज ये 1% नीचे है। वैसे शुरुआत में ये करीब 2-2.5% तक चला गया था, लेकिन अभी 1% नीचे है। एशियन पेंट, नेस्ले, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आपको कमज़ोर दिखेंगे। नेक्स्ट 50 जल्दी से चेक कर लेते हैं, फिर आपको हीट मैप भी दिखाएंगे। नेक्स्ट 50 के अंदर अगर आप शेयर देखेंगे, वेदांता, गेल, नौकरी, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो कमज़ोर हैं। ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पर आज आपको आधी स्क्रीन दिख रही होगी, आधी लाल और आधी करीब हरी स्क्रीन दिख रही होगी। और जो बड़े शेयर्स ऊपर आपको दिख रहे हैं उसमें IT थोड़ा बहुत, दूसरा फार्मास्यूटिकल्स और तीसरा थोड़ा एनर्जी से, गैस से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। और नीचे अगर आप देखेंगे कंजम्पशन वाले शेयर्स आपको दिख रहे हैं, खासकर एशियन पेंट, नेस्ले, ये कुछ एक शेयर्स के अंदर वापस से प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। तो ये हीट मैप भी था। अब प्रियंका के पास चलते हैं, वो आपको जरा छोटे मझोले शेयर्स बता देंगे। बिल्कुल दिव्य, देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ स्टॉक जिनकी हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन करते हैं। वोल्टास इस वक्त हाईएस्ट टॉप गेनर इस वक्त मिड कैप का 2.5% तेजी के साथ। उसके बाद फिर ऑयल प्रोड्यूसर्स जैसे काउंटर्स, ऑयल इंडिया में आपको क्योंकि क्रूड के कारण और वही आपको ऑयल मार्केटिंग थोड़े से लगाट दिख रहा है मिड कैप में। HPCL, BPCL जैसे काउंटर्स थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ दिख रही है, लेकिन LTTS जैसे काउंटर्स में मूव है। ट्राइडेंट लगातार जो अब चल रहा था वहाँ पर आपको मूव दिख रहा है। मिड कैप IT में कोफोर्ड जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। स्मॉल कैप में भी एक बार क्विकली स्टॉक्स कुछ देख लेते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप कल भी स्मॉल कैप में काफ़ी एक्शन था। MMTC कल भी यहाँ पर अच्छी मूव थी, आज भी 6.5% की तेजी है। NBCC ऑर्डर की बात हुई थी, 5% की मूव है। और शुगर काउंटर्स में आपको रेणुका शुगर जैसे काउंटर दिख रहे हैं और आज टेक्सटाइल काउंटर्स में ट्राइडेंट जैसे काउंटर्स चल रहे हैं, इंडो काउंटर्स है, वेल्सपन
इवन इंडिया में भी आपको इनफैक्ट अच्छी खासी मूव दिख रही है और कुछ डिसइन्वेस्टमेंट के जो ट्रिगर वाले स्टॉक्स हैं IDBI बैंक जैसे काउंटर्स, फिर आपको उनमें एक मूव देखने को मिल रही है। लेकिन ये तो हो गए स्मॉल कैप मिड कैप पे पूरी चर्चा, लेकिन आज हमारे साथ एक लार्ज कैप हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में बैठे हुए हैं। मैं अपने चार्टिस्ट पैनलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास ओपनिंग ट्रेड्स लेके मैं आता हूं, लेकिन आज ओपनिंग ट्रेड्स हम शुरू करेंगे भसीन जी के साथ, जो हमारे साथ स्टूडियोज में गुलाबी जैकेट पहन के बैठे हैं। और अगर आप उनको फॉलो करते हैं क्लोजली तो आपके पोर्टफोलियो का हाल भी एकदम गुलाबी गुलाबी हो रहा होगा। नहीं, रेड नहीं, गुलाबी हो रहा है। हाँ। स्टर्लिंग एंड विल्सन, देवयानी, सब में आग लगी हुई। भसीन जी आज क्या लेके आए नया? गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू, और थैंक यू प्रियंका। बिल्कुल गुलाबी है मौसम, देखो दिवाली से पहले दिवाली हो गई। किसने कहा था मिड कैप ऐसे करेंगे? और अजय जी ये कहावत है, यू हैव टू बी इन द स्टॉक मार्केट देन टू मेक मनी। जो 3 साल में नहीं आया 3 महीने में आ जाता है। ऐसे नहीं जेपी 7 रुपए वाला 14 रुपए हो जाता है विद इन वीक्स। सो इट इज द ओनली केवियट हियर इज, यस, the amount of money from mid cap from mutual funds and all maybe have created a little frenzy, but you have got miles to go. I think large caps are really poised, और इस महीने 20,000 आएगा। तो पहली बात तो व्यूअर्स को हम कहेंगे, जो आपको कहा देवयानी वोल्टा 750 रुपए में कोई पूछ नहीं रहा था, आज 890 पे आज वो नोएल टाटा कह रहे हैं इट विल बी द टॉप 3। सर तो हम तो आपको नोएल टाटा से पहले बता देते हैं आपको। तो वोल्टास में, एक मिनट मैं आपसे दोबारा पूछ लेता हूँ, वोल्टास में अभी क्या करना है? आपकी बात सुन के रुके हुए थे, बने रहें या निकल लें यहाँ से? ओके, वोल्टास में बने रहिए, 1000 रुपए का भाव। यू कांट बीट अ टाटा ब्रांड। और आज मैं एक टाटा का शेयर और कहूंगा जिसमें लोग बाग ऐसी दिवाली मनाएंगे कि याद रखेंगे। तो आपको धीरे धीरे सब देते हैं, आधा घंटा आपके साथ बैठूंगा और बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स को मैं कहता हूं ईटी स्वदेश देखिए, और आपको रोज सब रंग देंगे जल्दी जल्दी, सो दैट यू हैव एटलीस्ट द गम्पशन टू स्टे इन्वेस्टेड। अच्छा देवयानी, अभी एक अपडेट दे दीजिए, क्या यहाँ बने रहने? कल 10% चल गया था। 300 रुपए से कम तो सोचिए ही मत। आप देखिए G20 वर्ल्ड कप और इवेंट्स, Devyani has Pizza Hut, has Kentucky Fried Chicken, has Costa Coffee and now Popeye. These are just some brands. Brands are ruling the roost. ऐसे नहीं Jubilant Foodworks जो मैं 440 पे कह रहा था 540 हो गया। आप और Starbucks को मिस मत करिए। Tata Consumer should be a very very good play. So I think that brands are going to rule the roost, and you're sitting at an atmosphere where globally people are more attached to these type of pedigree stocks जहाँ आपको performance भी है। Valuations can be expensive, but Ajay, we don't want bargains. We want couple of bargains at 19,500, but we want more of slightly expensive stocks. तो ये संजीव जी, लेकिन एक जो चीज़ अभी निकल कर आ रही है वो ये भी बात हो रही है कि जिस तरह का एक यूफोरिक ही है, इतनी फ्रॉथी भी हो गए हैं कुछ मिड कैप एंड स्मॉल कैप। RSI आप देखिए ओवरबॉट जोन में कई सारे स्पेसेस हैं, थोड़ा सा क्या कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सलाह है? प्रियंका, कहना आसान है। REC PFC 110 120 रुपए थे, 250 हो गए, और NTPC 250 हो गया। अगर आपने कहीं भी प्रॉफिट की होती तो आप पावर में रह गए होते। नाउ इट इज अ इजी थिंग टू से दैट सेल योर विनर्स एंड सिट ऑन योर लूजर्स, बट इट डजंट हैपन इन प्रैक्टिस। मैं आपको बताता हूं, स्टेन गुड़गांव DHBVN ने 35 साल में कभी डिविडेंड नहीं दिया, 6% डिविडेंड दिया है। अजय, पावर क्या है? जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। वी आर पावर सरप्लस। आज मैं एक पावर का भी आपको डार्क हॉर्स शेयर देके जाऊंगा जो याद रखेंगे शेयर बाजार लोग बाग, और आपको मैं वो दैट इज माय गिफ्ट। बिल्कुल, मैं अभी लौट के आता हूं, कुछ ओपनिंग ट्रेड्स ले लेंगे अपने पैनलिस्ट से, फिर आपसे चर्चा आगे लेके चलेंगे। भसीन साहब, चलिए अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। अक्षय, आपके साथ शुरुआत। ओपनिंग ट्रेड कहां पर नजर? जी, मैं फार्मा स्पेस में औरोबिंदो फार्मा बाय रिकमेंड करूंगा ट्रेडिंग के लिए। स्टॉप लॉस बनाऊंगा 840 का, और इसमें टारगेट बनाऊंगा 870 का। आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? आपको आवाज आ रही है? संतोष को आवाज नहीं आ रही है। कुश के पास जाते हैं, संतोष के पास वापस लौटेंगे। कुश, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी सर, बाजू में बैठे हैं, आपके बाजू में ओशन है, और आप हम रिवर्स और टैब से कॉल्स मांग रहे। बताइए, पहले तो आप उनको हमारा प्रणाम और वेरी गुड मॉर्निंग कहिए। एंड ये बॉम्बे आए, हमसे नहीं मिल रहे, बड़ा बुरा लग रहा है हमें, बट ऑब्वियसली विल ट्राई एंड कैच अप विद हिम। आप सबको एक दिन स्टूडियो में बुलाएंगे, बड़ा जमावड़ा करेंगे।
अभी बताइए ओपनिंग ये ट्रेड तो क्या ना है? देखिए, सी आई विल होल्ड यू बाय दिस, ठीक है, इट्स बीन अ व्हाइल सिंस दिस इज ड्यू, बट यस वी शुड डू दिस वन डे। चलिए, जहां तक ओपनिंग ट्रेड की बात है, मेरा पिक है जीएमडीसी। इस स्टॉक को देखिए हमने अक्सर डिस्कस किया है, 2-3 बार ये हमारे टारगेट्स हिट करके भी आया है। अब पिछले 5 सेशन में कंसोलिडेशन था, लेकिन कल बहुत क्लियर ब्रेकआउट आया था, वॉल्यूम बैक, आज भी वॉल्यूम बैक अपमूव हमें देखने मिल रहा है शुरुआती सेशन में ही। तो इसको आप बाय करके चलें। आज के हिसाब से ही आप इसको 267 और 272 के 2 टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा 258 का। ठीक है संतोषी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, यानी कि ओपनिंग ट्रेड्स? मैं ओएनजीसी के साथ ही जाना चाहूँगा। क्रूड की ऑयल की तेजी का इसका फायदा मिल रहा है और टेक्निकली भी एक अच्छा ब्रेकआउट है। वैसे भी पीएसयू स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर दिन कोई एक स्टॉक आ जाता है, तो आज इसमें खरीदारी करना चाहिए। नीचे आप 185 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 188 190 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सुमित, आपकी तरफ से आज का ओपनिंग ट्रेड? मैं भी फार्मा के साथ जाना चाहूंगा। टोरेंट फार्मा आप देखिए काफी अच्छी बाउंस बैक दिया है और आज भी वही कंटिन्यूएशन है। तो 1890 करंट मार्केट प्राइस है, 1870 का स्टॉप लॉस रखिए और 1930 के टारगेट के लिए आप चेज कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये तो सारे ओपनिंग ट्रेड्स हुए, लेकिन संजीव भसीन जी आज जब हमारे साथ स्टूडियो में खास बैठे हैं तो उनसे तो एक स्पेशल ट्रेड बनता है। आज का हमारा स्पेशल ट्रेड, आज का एक स्पेशल गिफ्ट जो व्यूअर्स के लिए। तो प्रियंका, पहले तो मैं 3 लार्ज कैप्स कहूंगा जो सब वेल रिसर्च्ड है। मैंने अपोलो हॉस्पिटल आपको कहा, अब आपका नया इशू आ गया है हॉस्पिटल का, यथार्थ हो गया। मैक्सिस कोटिंग एज अ मार्केट कैप ऑफ 50,000, देन अपोलो इज थर्ड चीप। और आपको पता है इंश्योरेंस एंड हेल्थ आर गोइंग हैंड इन हैंड। अपोलो हॉस्पिटल, अजय जी, देयर लास्ट दिस क्वार्टर average revenue per operating bed was 57,500 and you can imagine what growth rate they're talking of, 10% yearly increase। आप 71,000 करोड़ में मिल रहा है। आप क्या बात करते हो? ये शेयर का भाव 5600 रुपए दिवाली तक। दूसरा रिलायंस, डोंट मिस द बिग डैडी। वी हैव ऑल सीन ऑल द जियो एंड द बैलेंसिंग। आई थिंक अगर इंडेक्स ने 20,000 जाना है, आई थिंक नहीं, पक्का 20,000 जाना है, तो 2650 का भाव रिलायंस पे। तीसरा लार्ज कैप में आईसीआईसीआई मुझे बेस्ट लगता है 1050 के लिए। टाटा कंज्यूमर इज अनदर नेम बिकॉज ऑफ स्टारबक्स, आई एम वेरी वेरी बुलिश। अब आपको 2 डार्क हॉर्स नेम बताता हूं। देखिए, पावर इज ऑन अ रोल। जेपी पावर इज अ स्मॉल अनबीटन डाउन स्टॉक। इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 2,500 मेगावाट्स। आपके 500 है बीना रिफाइनरी, बीना जनरेशन, जहाँ पे बीना थर्मल, सॉरी। देन यू हैव 1320 ऑन ऑन नाइजीरी एंड 1500 ऑन विष्णु प्रयाग विच इज अ हाइड्रो प्रोजेक्ट। लास्ट क्वार्टर में 450 करोड़ का एबिटा था, 110 करोड़ का प्रॉफिट था। यू कैनॉट हैव पावर एट द प्राइस ऑफ व्हाट एनटीपीसी सेइंग एंड स्टॉक्स लाइक जेपी ब्लाइंग फ्री। मैं आपको कहता हूं अगली दिवाली 15 रुपए का भाव जेपी पावर पे। अजय जी, ये डार्क हॉर्स प्ले है, नोट करके लिख दीजिए। जेपी पावर का स्टॉक लेके आए डायरेक्टर साहब। जेपी पावर, ठीक है, जेपी पावर का स्टॉक मैं लेके आता हूं जल्दी। एक तो ये हो गया जेपी पावर आपका डार्क हॉर्स। दूसरा डार्क हॉर्स, दूसरा फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा, टाटा टेली महाराष्ट्र जो होता था। सी, इट इज इन एवरीथिंग फ्रॉम एआई टू क्लाउड टू एनीथिंग टू डू विद आईसीटी। साथ में अजय, वट एवर यू डू ऑन जूम, दे हैव अ टाई अप विद जूम। फोर्थली, जस्ट I'll just give you a brief। 2005 में मैंने 35-38 रुपए में टाटा एलेक्सी लिया था, ऑन द बैक दैट डिजिटल विल बी अ वेरी बिग फेस इन टाइम टू कम। अब आप देखे चलिए, टीसीएस, टाटा कॉम, टाटा एलेक्सी। द फोर्थ प्ले ऑन डिजिटल इज टाटा टेली। इट हैज माइल्स टू गो। आई एम नॉट सेइंग द बिजनेस इज गुड। अजय, 200-300 का भाव हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है इन द नेक्स्ट 3 years, बट द आइडिया इज दैट यू कांट सिट ऑन अ टाटा स्टॉक which is now moving on to the consumption place. 74% is owned by Tata, and you can imagine what this is into consumption. Like Noel Tata is taking Voltas to be number 3 in consumer. In telecom, you can imagine what the reach of Tata is in. Tata Tele is their marketing arm, is their selling point, and it's all digital. So the Tata Tele and JP Power are my 2 dark horses. They can double from here. Don't put too much money, but buy some of your part if you want to double your money in 1 year. शानदार। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे वसीम साहब, और आपको 2 नए एकदम तवा गरम फ्रेश स्टॉक्स देखे गए। टाटा टेली महाराष्ट्र, उस पर नजर रखिए, और जेपी पावर, वो भी एक अच्छे मूव में है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पार्थिव हमारे साथ बने हुए हैं। पार्थिव, पावर की एक बार बात को आगे लेके चलूंगा। आज हमारे साथ कोल सेकी भी जुड़ने वाले हैं, बता रहे हैं जबरदस्त डिमांड के बावजूद भी कोई कमी नहीं है कोल की पावर स्टॉक्स में। लेकिन मैं आपसे पावर फाइनेंशियल्स की बात करना चाहूंगा, आरईसी, पीएफसी, इनफैक्ट एक और पावर सेक्टर रेलवे सेक्टर फाइनेंशियल्स है, आईआरएफसीएल, वो भी बहुत जोर से चल रहा है। लेकिन अगर मुझे पावर लेंडर्स में कुछ खेलना है तो कौन सा लूं? REC looks very very interesting और सरप्राइजिंग बात यह है कि IRFC जो रेलवे की NBFC है उसका भी प्राइस टू बुक मल्टीपल REC से ज्यादा बढ़ गया है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि REC की बुक बहुत बड़ी है और जिस तरह से ग्रोथ हम देख रहे हैं और ग्रेन्युलरिटी ऑफ ग्रोथ की बात करूं तो हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर उन्होंने काफी डिस्बर्समेंट किया है जो रिलेटिवली काफी सेफ बिजनेस मॉडल है। जो रिस्की लोन्स होते थे इन टर्म्स ऑफ द डिस्काउंट वहां पे उनका शेयर कम हुआ है और आगे जाते जिस तरह का उनका टारगेट्स है आई थिंक अभी भी बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पे डिविडेंड यील्ड का तो हमेशा प्ले रहता है, लेकिन इस तरह की कंपनी करीबन इवन 1.5 या 1.7 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे रीरेट होती है तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5x जितना टारगेट बन सकता है। तो REC रहेगा ये सेक्टर में खेल के। भी देख लेते हैं ओपनिंग ट्रेड्स जहां पर आज, क्योंकि थोड़ा सा तो बाजार खुलने के बाद हल्का सा प्रेशर में आया और जो गेंस थे, इनफैक्ट प्रेशर नहीं कहना चाहिए, जो गेंस दिख रहे थे, जिन निफ्टी जिस गेन के साथ खुला था वो सारे इरोड हुए हैं। और आज आप फिर से आप देख रहे हैं कि मेटल्स जो कल भी जहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां दिख रही है। ऑटो तो पीछे था ही, वहां से कुछ और नेम्स लाइक मारुति जैसे स्टॉक्स में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, स्टील काउंटर्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। लेकिन एनर्जी पैक के फिर से आपको ऑयल एंड गैस पैक के काउंटर्स अच्छी मूव में दिख रहे हैं और साथ ही सीमेंट, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हाइक का भी ट्रिगर है। कोई सीमेंट काउंटर ऐड करेंगे यहाँ पर कुछ? इंडिया सीमेंट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। हालांकि पिछले अगर मैं 2 दिन का सेशन देखूं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में है, बट अभी भी जो इसका 250 का एक सपोर्ट जोन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़े से वॉचफुल रहें। 248 टू 245 की जो सपोर्ट जोन्स हैं इसके बीच अपना स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट यहाँ पे फिर से है आपके लिए 262 एंड 270 के निकल के आ रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी इंडिया सीमेंट्स पे। ओके, ठीक है। आज फिर से MMTC बकायदा 6% ऊपर है, तो 40% चल चुका है सिर्फ 3 दिन में, 46% 3 दिन में। आज भी 6% ऊपर है। हालांकि आज वो स्पीड नहीं पकड़ रहा जो पहले हमने 2 दिन में देखे, लेकिन फिर भी बाजार के अनुसार अगर आप चेक करेंगे तो फिर भी ये ठीक ही शेयर है अभी भी जो चल रहा है। दूसरा एक शेयर हमने कल आपको नोटिस करवाया था क्लोजिंग में और कहा भी था कि थोड़ा BTST ध्यान रखिएगा, वो है तानला सॉल्यूशंस का। आज ये शेयर करीब 4% ऊपर है, तो जिनके पास सौदे BTST के होके आए हों तो एक बार वो काटना चाहें तो एक बार काट भी सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग शेयर मेरे को आज शुरुआत में दिख रहा है वो है लक्स इंडस्ट्रीज़। एक बार संतोष आप चेक करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज़ को, इस शेयर में कोई ट्रेड है क्या? जब इस स्टॉक की बात करें तो काफी पिटा हुआ शेयर था, स्टॉक में एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिला, लेकिन इसने 1200 पे बेस बनाया और अब स्टॉक की तेजी दिखाने के लिए तैयार है। तो रिस्क रिवर्ट काफी फेवरेबल है। 1440 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हो। पोजिशनल बेसिस पे ऊपर में 1700-1750 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, 1700 तक के टारगेट है। मेरे को एक बार स्टॉप लॉस वापस से बता दो क्योंकि इसका बेस अच्छा बना हुआ है, तो स्टॉप लॉस बताइए एक बार वापस से। यस, 1450 का पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। 1450 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो यहाँ से करीब 100 रुपये नीचे और कम से कम 150 से 200 रुपये आपको ज़रूर मिलेंगे। लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है इस बार इसने और एक अच्छा खासा बड़ा मूव आपको वापस से मिल सकता है। लक्स इंडस्ट्रीज अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लीजिएगा। एक और शेयर भी हमारी लिस्ट में है, वो है MGL। हालांकि मैं IGL के बारे में पता करना चाहता था, लेकिन IGL से ज़्यादा मेरे को मोमेंटम आज MGL में दिख रहा है। एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए और अक्षय एक बार ज़रा आप चेक करेंगे MGL को। इसको आज रखना भी चाहिए, BTST भी करना चाहिए, इस पूरे हफ्ते रखना चाहिए, ऐसा आप कहते हैं क्या इसमें? जी बिल्कुल, आज ओपनिंग ट्रेड्स में अच्छा मोमेंटम पकड़ा है MGL में। अगर डेरिवेटिव्स में भी देखूं तो बाइंग की एक्टिविटी दिख रही है, तो मोमेंटम ट्रेड है। डे ट्रेडिंग के लिए आप 1080 तक टारगेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको ज्यादा रिटर्न बनेगा अगर आप एक हफ्ते भर की अवधि के लिए होल्ड करें। ऊपर में टारगेट 1130 तक दिख रहे हैं इसमें। स्टॉप लॉस ये ट्रेड में 1015 का रहेगा। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, पर पोजिशनल ट्रेड के लिए ये स्टॉप लॉस सही बैठ रहा है।
ये एबीबी ने बड़ी तेजी की है अपनी कॉल में। एबीबी का चार्ट लेके आई है, अभी पार्थिव से ही बात हो रही थी। पार्थिव, ये देखिए डेज हाई की तरफ जा रहा है एबीबी, 4400-4500 की तरफ इनफैक्ट। और 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो टॉप आउट हुआ, साइडवेज गया, लोग महंगा कहने लगे, और उसके बाद वापस 6 महीने का चार्ट आपके स्क्रीन पे आता हुआ, ये देखिए एक रेंज में आ गया था 6 महीने से। लेकिन अब जो तेजी की है और जो अर्निंग्स को गाइड किया है, डायरेक्टर साहब लेके आई है एबीबी की मैनेजमेंट कमेंट्री, जो हमने अभी यूज भी की थी स्टॉक्स इन न्यूज में। पार्थिव, इस भाव से लेना चाहिए क्या 4500 के भाव से, या आप महंगाई कहेंगे उसको? नो डाउट फेस ऑफ इट काफी महंगा लग रहा है, लेकिन जिस तरह का मार्जिन एक्सपेंशन रिसेंट क्वार्टर्स में हमने देखा है, प्लस कंपनी मैसिवली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज एक्सपैंड कर रही है, रोबोटिक्स यूज हो रहा है काफी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि ये एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है इन तरह की कंपनीज के लिए, जहाँ पे इनके पास निश प्रोडक्ट्स है, और इट इज सेफ टू पेंसिलिंग के आने वाले 4 साल में इनका अर्निंग्स डबल हो सकता है। तो अगर लंबे नजरिए से अगर हम देखते हैं तो वैल्यूएशन अराउंड 40 टाइम्स पे आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से नो डाउट अपसाइड की जो पेस है, जो पिछले हमने 2-3 साल में देखी, उतना नहीं रहेगा, लेकिन इजिली 15 to 16% कंपाउंडर यहाँ से आने वाले 5 साल में एबीबी सिमेंट्स जैसे स्टॉक बन सकते हैं। एक बार स्टर्लिंग एंड विल्सन को भी चेक करना जरूरी है। स्टर्लिंग एंड विल्सन में 1500 करोड़ रुपए रेज करने की खबर आई है। स्टॉक रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है बड़े बड़े दिग्गज लोग आ इन्वेस्टर जाएंगे। मीट है एक्चुअली खबर 1500 करोड़ की क्यूआईपी है। हाँ। और क्यूआईपी करने से पहले इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, और देखना ये होगा कि क्या गाइडेंस देते हैं। रिलायंस की कंपनी इन्वेस्टर मीट कर रही है, यही काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? मैनेजमेंट ऑफ रिलायंस का हो गया, 372 का भाव है। राहुल, जरा इसका चार्ट चेक करके बताएं, स्टर्लिंग एंड विल्सन। राहुल चले गए हैं आप? किसी सुमित है, सुमित से बात कर लेते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन, सुमित, 3 महीने में एक रीरेटिंग हुई थी 280 से, उसके बाद एक चैनल में आ गया ये स्टॉक, अब चलेगा क्या? देखिए अभी चार्ट तो फिलहाल कंसोलिडेशन में है। आप अगर देखेंगे तो जब पिछला जो हाई लगा था करीबन 400 के करीबन का, उसके बाद से स्टॉक ने मूवमेंट बिल्कुल कम कर दिया था। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप पकड़ के रखिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 350। अब ये जो 400 का लेवल है, ये अगर क्रॉस होगा तो हमें एक्सपेक्टेशन है 455 तक ये स्टॉक जा सकता है। कैनफिन होम्स लेकर आते हैं, कल इसमें एक मूव भी थी, इनकी भी एक इन्वेस्टर मीट है, उससे पहले क्या किसी तरह का एक्शन चार्ट्स पर भी दिख रहा है जो कैप्चर कर सकते हैं ट्रेडिंग में? अभी तो खैर ज्यादा नहीं है। कैनफिन होम्स क्या स्ट्रेंथ दिखती है चार्ट पे कुछ? तो प्रियंका, इंसिडेंटली ये स्टॉक मैंने परसों ही रेकमेंड किया था फॉर टारगेट्स ऑफ 780 एंड 800, और अगर आप इसमें परसों का हाई देखें तो 797 का है। अब ऑलमोस्ट वो हाई लगाने के बाद नॉर्मली जैसे एक डेरिवेटिव स्टॉक में होता है कि जो राउंड फिगर्स होते हैं 800 के 100 के मल्टीपल्स इनके आसपास थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, बस आप वही एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे बुलिश लग रहा है। किसी ने हमारा कॉल सुन के लिया हो, then it's not a bad idea to trail your stop loss to 780, which is the first target now. तो वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए अब जो आपके लिए टारगेट्स हैं वो 810 और 830 के हैं। तो यहाँ से भी जिस तरह से स्टॉक स्लो ग्रेजुअल बट स्टेडी एक अपमूव दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में 800 प्लस लेवल्स हमको बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस, आपकी बात सुन के ऑफ कोर्स जिसने इसमें कॉल ली होती तो उन्हें फायदा जरूर हुआ होता, लेकिन आप अभी इसे ट्रेल करने की बात करें कैनफिन होम्स को। ओके, बढ़ते हैं आगे। एक स्टॉक आज जो हमें शरद भी बता के गए और जिसमें पिछले हफ्ते काफी अच्छी मूव थी, होटल इंडस्ट्री का EIH। यहाँ पर पिछले हफ्ते काफी मूव आने के बाद थोड़े प्रॉफिट भी बुक हुए हैं। आज अब फिर से ये लगभग 2% की चाल दिखा रहा है। क्या ये मोमेंटम में है? संतोष, आप इसे ऐड करेंगे यहाँ से? यस, ये काउंटर अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। पिछले 2 दिन के करेक्शन के बाद फिर से सपोर्ट लेवल के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है। तो कोई खरीदारी करता है तो 245 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी कर सकता है। अगर क्योंकि स्टॉक यहाँ से रिबाउंड करता है तो वापस से हमको 275 280 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये शेयर हमने क्या खबर है वाले सेगमेंट के अंदर आपके सामने रखा था। अलग अलग बहुत सारे सेगमेंट्स हम आपके सामने लेके आते हैं जिसमें स्पेसिफिक स्टॉक्स होते हैं, उसके पीछे कोई उसकी रीजनिंग होती है, और ये रीजनिंग अभी आप नीचे अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। ये फिर स्टॉक्स अगर आप इनको ज़्यादा गौर फरमाइएगा, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ट्रेडिंग कॉल में कन्वर्ट करके फिर आराम से आप इसमें ट्रेड लीजिए। और मेरा मानना है कि अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स को चुन चुन के पकड़ के मार्केट में ख़रीद रहे हैं ना, तो फिर आपका पोर्टफोलियो ठीक ही रहेगा, बजाय मार्केट कहीं भी जाए।
मैं एक बार फिर से मार्केट पे आता हूँ। 13 पॉइंट की बढ़त इस समय निफ्टी पर है, लेकिन बैंक निफ्टी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है फिर से। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है आज कि आज HDFC का पार्टिसिपेशन दिख रहा है। एक बार आप दिखा सकते हैं HDFC बैंक, एक बार आप दिखा सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दोनों जरा दिखा दिए HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। तो इन दोनों ही शेयर्स के अंदर आज जो वेटेज के हिसाब से मजबूती दिख रही है, ये शायद बाज़ार को आज ज़्यादा नीचे गिरने नहीं देगी और शुरुआती चीज़ों को पकड़ लेगी। इन दोनों में कोई ट्रेड है क्या सुमित, आप जरा चेक करेंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC। रिलायंस पे आज एक रिपोर्ट भी थी 2900 के टारगेट की। जी डिम्पी जी, आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। आप देखिए स्टॉक ने 29 अगस्त से लेके मतलब ऑलमोस्ट 6 to 7 सेशंस आप देखिए एक बेस बना रहा है करीबन 2400 के स्टॉप लॉस के साथ। तो किसी को भी अगर ट्रेड लेना हो, बिल्कुल आप 2400 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और टारगेट जो इनिशियल लेवल पे रहेगा वो रहेगा 2480 का। अब 2480 क्रॉस करता है तो बिल्कुल ये और आगे मूव करेगा। ओके ठीक है। अब लक्स इंडस्ट्रीज के अंदर जो बढ़त है वो करीब 5% की आ चुकी है। थोड़ी देर पहले हमने पता किया था संतोष से, वो कह रहे थे कि चलेगा शेयर के अंदर अब 5.5% तक का मूवमेंट है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी एक बार आपको दिखा देते हैं। इस शेयर पे भी ध्यान रखने वाला है क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है वो तो बैन में है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये 4.5% ऊपर है, आज 81 रुपये का भाव है। खुश क्या इसको थोड़ा पोजिशनली लेके रखने वाला शेयर है क्या ये? और अगर है भी तो फिर इसका स्टॉप लॉस और टारगेट पोजिशनली दीजिएगा, नियर बाय के मत देना स्टॉप लॉस टारगेट। बिल्कुल डिम्पी, एकदम सही स्टॉक आपने चुना है। इस स्पेस से ये हमारे रेडार पे भी कुछ समय से था, हालांकि अभी तक कॉल में नहीं कन्वर्ट हुआ था, बट जिस तरीके का हम इसमें सेटअप देख रहे हैं, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ पे स्टॉक 89 और 95 के जो लेवल्स हैं ये आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। मैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट हर टाइम फ्रेम पे आप देखिए वॉल्यूम बैक्ड अपसाइड इसमें हमें देखने मिल रहा है। तो पोजिशनल ट्रेड भी लेना चाहें तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है आपका, इसका एक सपोर्ट जोन है करीब 77 के आसपास, तो उसके आसपास अपना स्टॉप लॉस बना के चलें और टारगेट जैसे मैंने बताया 89 और 95 के जो लेवल्स हैं इनका लेके चलें। तो मोमेंटम भी इसमें आपको आते हुए दिखेगा। नियर टर्म में तो शॉर्ट टर्म ट्रेड भी कर सकते हैं और अगर पोजिशनल बेट लेना चाहें मीडियम टर्म के हिसाब से तो अबाउट 15 to 20% के रिटर्न्स के लिए भी आप इसमें प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड स्टॉक एंड हैज बीन ऑन आवर रेडार एज वेल फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है, ये तो हो गई इंडिया बुल रियल एस्टेट पे बातचीत। इंडिया बुल हाउसिंग एक्चुअली कल इसके अंदर डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आई थी। अगर आप देखें कल 188 187 तक चला गया था, ऊपर में 205 का भाव दिखाया था, इसमें नज़र रखिए। दूसरी बात ये कि ये अभी धीरे धीरे ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक बनता जा रहा है, तो इसके अंदर कंप्लेक्शन चेंज हो रहा है। दूसरा एक और स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है आपका ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में लगातार डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है 3-4 दिनों से, आज भी 1% ऊपर 1700 के ऊपर पहुंच गया है। अक्षय, ग्लैंड फार्मा के चार्ट देख के बताएं जरा। जी, ग्लैंड फार्मा में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडिडेट दिख रहा है, जिस तरह से लास्ट कुछ दिनों में मोमेंटम पकड़ा है इसने। तो पॉजिटिव चार्ट सेटअप है, ये आपको 2000 तक टारगेट पोजिशनली बन सकते हैं 1.5 से 2 महीने की अवधि में। अगर आप ट्रेडिंग भी करें तो मोमेंटम रिगेन कर लेगा और ऊपर में आपको 1850 तक टारगेट मिलेंगे। ट्रेड में स्टॉप लॉस बनेगा 1580, तो आप ये ट्रेड बाय की तरफ बना के चल सकते हैं। कि बाजार की पोजीशनिंग थोड़ी लार्ज कैप्स में कॉशन की तरफ हो रही है। इससे भी अगर आप एडवांस नीचे से निफ्टी रिबाउंड जरूर किया है, लेकिन देखिए बाजार किनके बल पे रिबाउंड किया। HDFC बैंक जो चला नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये एक डिफेंसिव ऑलरेडी हो गया है बिना चला हुआ स्टॉक। उसके अलावा भारती एयरटेल, ITC, HCL टेक, TCS और टाइटन, ये सारे स्टॉक्स डेज हाई की तरफ हरे निशान में। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है अभी भी नीचे की तरफ। मिड कैप पार्टी तो अभी चलेगी। तो यानी आप कह रहे हैं जहां जहां बाजार को वैल्यू दिख रही है वहां पर थोड़ी सी झुकाव दिख रहा है। ये बाजार का फेज बिना चले हुए स्टॉक्स, हाँ, बिना और चले हुए स्टॉक लार्ज कैप्स में जो चले नहीं है वहां आपको कंफर्ट मिलेगा क्योंकि वो घटेंगे नहीं ज्यादा। जब पुल बैक आएगा तो घटेंगे नहीं। मैं आपको बता दूं एक और डेटा पॉइंट अभी भी मैंने देखा कि FII बाइंग जो है वो 5 मंथ्स में लोएस्ट दिस मंथ हुई है। अभी तो खैर शुरू हुआ है महीना, लेकिन रोलिंग एवरेज में चलता है वो डेटा, वो भी थोड़ी सी मॉडरेट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्स देखिए आप, डायरेक्टर साहब लेके आइए मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स इंट्राडे, वहां पे अभी भी आपको अच्छी बढ़त नजर आएगी।
फ्लैट है, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है। और स्मॉल कैप लेके आइए डेटा सर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखना जरूरी है। स्मॉल कैप में ठीक ठाक काम हो रहा है, तो लेट्स सी, इमीडिएट तो नहीं, स्क्रीन अभी कुछ खास नहीं कह रहा है, लेकिन फ्राइडे के लोज से कल के हाई में 300 पॉइंट करीब करीब निफ्टी ऑलरेडी चला हुआ है, तो आज कितनी दौड़ लगाएगा ये एक देखने की बात है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी पे हमारे काफ़ी पैनलिस्ट बुलिश होते हुए नजर आ रहे थे, डेज हाई की तरफ जा रहा है, वैल्यूएशन भी लो है और 3% ऊपर है। सुमित, जरा पेट्रोनेट एलएनजी के चार्ट्स को देख के बताएं, क्या ट्रेड है यहाँ पे? जी बिल्कुल अजय जी, डिस्कस हुआ था, ये आज का कॉल भी दिया हुआ था और डिम्पी जी से डिस्कस हुआ था कि ओपनिंग में ही आप यहाँ पे 50% आप एडिशन कर लीजिएगा। तो अगर कोई इंट्राडे प्लेयर है, ट्रेडर है, तो उसको एक प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे बुक करना चाहिए। बाकी 240 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो 240 के ऊपर अगर स्टॉक जा रहा है तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे गेन हो सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 260 एंड 270। एक छोटा सा फॉलोअप देना चाहूंगा, ओपनिंग ट्रेड में सजेस्ट किया था टोरेंट फार्मा का, 1930 का टारगेट था, 1938 का हाई लगा है और अब 1911 है। तो ऑलवेज जो टारगेट सजेस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रहता है, तो प्रॉफिट बुक करते रहिए, जो प्रॉफिट आया वही हमारा। ओके, ठीक है, कुछ और काउंटर्स भी देखते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो टेक्सटाइल ओरिएंटेड स्पेस है वो चल रहा है। ट्राइडेंट जैसे स्टॉक, इंडोकाउंट, आज वेल्सपन इंडिया में अच्छी मूव है, और उसी साइड में आप देखें तो अपैरल काउंटर्स में रेमंड जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव दिखी। ट्रेंड लगातार पिछले कई समय से चल रहा है और इसने भी अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए। आदित्य बिरला फैशन पर आज डिम्पी भी बात कर रहे थे। इस पूरे स्पेस में कहाँ अब भी और स्ट्रीम बाकी है? एक बार ब्रांडेड फैशन की तरफ समझते हैं, ब्रांडेड रिटेल की तरफ समझते हैं। मान्यवर भी एक इनफैक्ट एक इन्वेस्टर एनालिस्ट मीट कर रहा है। आदित्य बिरला, ट्रेंड या फिर इन काउंटर्स में वी मार्ट जैसे काउंटर्स में, यहाँ पर कहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं ट्रेडिंग की? संतोष? यस, इस स्पेस में देखिए तो ट्रेंड तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है ही, वहाँ तो तेजी देखी जा चुकी है। आज डिम्पी ने जो स्पॉट किया वो है BFRL, यहाँ एक बार अच्छा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। स्टॉक हालांकि इसको 236-37 का लेवल जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो क्रॉस करना पड़ेगा। वो क्रॉस करता है तो हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक फिर 260 रुपये तक के लेवल भी दिखा सकता है, तो ये स्टॉक मेरे रेडार पर रहेगा। फैशन को आप यहाँ पर नजर रखें, यहाँ पर स्ट्रीम बाकी है, इसमें ट्रेडिंग की राय बन रही है। स्कॉट्स कुबोटा 3000 के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, और इसमें ट्रिगर जो कल एक न्यूज आई थी कि 16 तारीख को अपने ट्रैक्टर के दाम भी बढ़ा रहे हैं, कल एक मूव आ चुकी थी, आज भी थोड़ा सा और चल रहा है। थोड़ी और स्ट्रीम बाकी है क्या इसमें सुमित, अगर लेना हो प्योरली विद दिस ट्रिगर ओनली, विद दिस न्यूज ट्रिगर? न्यू एंट्री के लिए मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। देखिए आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो एक ओवरबॉट टेरिटरी में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिए। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे होल्ड करके रखिए विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 2970। तो आप एक देखेंगे जो रेंज और लास्ट एक जो डे के हिसाब से रेंज बना था वो बना था 30 अगस्त को। तो जब तक ये हाई क्रॉस नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। तो बिल्कुल आप एक सिर्फ होल्ड रखिए, नो फ्रेश पोजीशंस। ठीक है, ऑल राइट। ये बात हुई एबीबी की, आप बात कर रहे थे अजय, वहाँ पर भी 1% की मूव तो है, जो आप तेजी की कमेंट्री की बात कर रहे थे, 1.5% की मूव है। इनफैक्ट एक हमेशा ट्रेंड सा दिखता है स्टार्ट ऑफ द सीरीज में ना, कैपिटल गुड्स काउंटर्स थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। आज एबीबी थोड़ा एक्टिव है, हालांकि पूरा स्पेस अभी नहीं है, लेकिन फॉलोड हो जाती है। आज का एक्शन है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कॉलिंग स्पेड स्पेड में कोई बुराई नहीं है। हाँ। ये एक बहुत शानदार बेहतरीन कंपनी है जो महंगे जोन में चली गई है। राइट। इसीलिए अगर आप इसका 6 महीने का चार्ट देखें तो एक नैरो रेंज में चल रहा है, कोई ब्रेकआउट मूव नहीं है, कोई लेकिन कोई बेचना भी नहीं चाहता है, तो इसलिए बहुत सेल ऑफ नहीं आता, लेकिन एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। मैं थोड़ा रिवर्स करूंगा, ऑटो में आज फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है। ऑटोज में आप देखिए मारुति में अनवाइंडिंग है, 10,250-55 के आसपास आ गया है, और इसके बाद टाटा मोटर्स भी आज दबाव में नजर आ रहा है। राहुल है हमारे साथ, नहीं कुश है हमारे साथ। कुश, अगर मैं डाउन साइड में देखूं तो कहीं दबाव वाला ट्रेड में लेना चाहता हूं, तो कहाँ, क्या मैं टाटा मोटर्स और 600 के ऊपर टाटा मोटर्स या मारुति में इस समय दिखता है क्या? अच्छा, फ्रेश शॉर्टिंग के लिए मैं इनमें थोड़ा वेट करूंगा, बिकॉज जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि दबाव है, लेकिन ये जो दबाव है ये
जो रिसेंट अपमूव आई थी उसका प्रॉफिट बुकिंग भी हम कह सकते हैं। जैसे टाटा मोटर्स देखिए आप वही 600 590 600 के जोन से जो चला था करीब 615 620 के जोन तक गया था, तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे है। मारुति में तो हमने एक बहुत शार्प रन अप देखा था, तो उसके चलते अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 सेशंस में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख रही है। तो मैं फिलहाल जो ये सेटअप बन रहे हैं इनमें इनको मैं लॉन्ग अनवाइंडिंग कहूंगा। यहाँ पे मैं एक्चुअली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखूंगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा। देखिए टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स में अभी भी यहाँ पे प्रेशर नहीं आता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। जहां पे ये स्टॉक संभल जाए वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। सो आई विल वेट फॉर की लेवल्स टू बी ब्रोकन। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो आई वुड रादर प्रोबब्ली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज जहां पे ये स्टॉक सेटल होकर एक रिबाउंड दिखाते हैं। आज अगर आप वैसे देखेंगे ना तो निफ्टी बैंक के 12 में से 9 शेयर लाल निशान में है, लेकिन फिर भी आपको गिरावट कोई बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी पे नहीं दिखेगी। उसकी बड़ी वजह है HDFC का हल्का फुल्का चलना। ये 11 पॉइंट कुछ नहीं होते। अब आप वैसे शेयर देखोगे तो 12 में से 9 शेयर लाल निशान में है। तो वेटेज का जो गेम है ना HDFC के साथ जो हो गया, अब नया हो गया है, ये थोड़ा सा एक आपको अलग से रिदम के साथ अब चलना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है निफ्टी का। आप देखेंगे तो 27 शेयर और 23 शेयर खड़े हैं आमने सामने। वैसे देखा जाए तो कुछ ज़्यादा बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन निफ्टी कोशिश कर रहा है कि अपनी 600 और 600 वाली रेंज के ऊपर आने की। तो इसलिए रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है, सपोर्ट्स अभी भी बरकरार है, सिर्फ चर्निंग हो रही है। फ़ायदा मिले तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए इंडाइसिस को, कुछ नहीं होने जा रहा इंडाइसिस के अंदर। एक शेयर मेरे को एक और दिखा जिसमें शायद मैं थोड़ा लीग से हट के उसको शॉर्ट करने के लिए पूछ रहा हूँ, वो है REC। सब लोग पावर के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप पावर स्टॉक्स में REC को चेक करेंगे ना तो करीब करीब ये आप 18 अगस्त से लेकर अब तक ये 248 की रेंज को पार नहीं कर पा रहा है। आज भी थोड़ा वीकनेस में है। कोई बड़ी बात नहीं, 230 भी आ जाए और 220 भी आ जाए। सुमित, मैं क्या ठीक कैलकुलेट कर रहा हूँ? ये जब तक 248-50 पार नहीं करेगा अब चलेगा नहीं ये शेयर। डिम्बी जी, अगर मैं एक लोअर टाइम फ्रेम पे जब लेवल देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि 234 ये एक लेवल है जिसके नीचे मैं शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहूंगा। तो तब तक मेरा एक थोड़ा सा यहाँ पे वेट का सजेशन रहेगा। ओके ठीक है, आप इसमें थोड़ा वेट कर लेंगे, लेकिन ये बात तो ठीक है कि यहाँ पे शॉर्ट करने में थोड़ी मतलब आप लॉन्ग मत कीजिएगा। शॉर्ट करने से में थोड़ा सा आप अभी रुकना पड़ेगा। एक और शेयर भी लिस्ट में है, मैं कल से उसको ज़रा नोटिस करा रहा हूँ, वो है मैरिको। ये धीरे धीरे करके चल सकता है, बट ए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर बना हुआ शेयर है। संतोष जी जरा चेक करेंगे मैरिको। यस, मैरिको की बात करें तो स्लो एंड स्टडी मोमेंटम है, धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अभी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, लग रहा है कि शायद ये 587 590 तक जा सकता है, बट उस एरिया में आके यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी तेजी नहीं है, थोड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिएगा 574 का। लक्स इंडस्ट्रीज थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, 1540 का भाव था, हमने 1450 का आपको एक स्टॉप लॉस बताया था। शेयर का मोमेंटम इतना फास्ट है कि अब वो 1600 का रेट हो गया। एक बार लक्स इंडस्ट्रीज दिखा दीजिए, करीब 7% 1600 का। ये जो शुरुआती पंचिंग होती है ना सौदों की, और उसमें वॉल्यूम और पैटर्न आपको पकड़ लें तो कई बार क्या है कि कुछ शेयर आपको जल्दी फ्री कर देते हैं 15-20 मिनट में ही। फिर आप घर जाइए, एंजॉय कीजिए। मान लीजिए आज किसी को लक्स इंडस्ट्रीज पकड़ा और पैसा बना, फ्री हो जाओ आज, नहीं तो फिर क्या मार्केट आपको उलझा देगा अलग अलग चीज़ों में। अब एक शेयर और पकड़ते हैं इसी तरह से कैश के अंदर, वो क्या जेके पेपर हो सकता है, 3-3.5% ये ऊपर है। एक बार जरा जेके पेपर का चार्ट भी दिखा दीजिए। जेके पेपर पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन खुश। पेपर स्टॉक्स में ही एक अच्छा खासा ट्रैक्शन था। जेके बीइंग द लीडर, उसको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिल रहा है। एक लेवल था 380 का जो इसका रिसेंट हाई था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग का दौर हमने देखा था। अब बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड दिया है स्टॉक ने, आज जो रेजिस्टेंस जोन के भी पार निकल गया है। तो यहाँ पे आप एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 395 एंड 410 के दो टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस जो है इसको आप लेके चले करीब 375 के करीब। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। एक ब्रेक के बाद एक पॉज के बाद एक्यूमुलेशन हुआ है स्टॉक में और आज एक ब्रेकआउट दिया है, तो ये मोमेंटम आने वाले कुछ दिनों के लिए और जारी रह सकता है। राइट, ठीक है, तो ये तो बात हुई जेके पेपर की। लेकिन अभी एक स्टॉक टिकर पे भी हम देख रहे थे, बजिंग स्टॉक में जेंसॉल इंजीनियरिंग 5% की मूव आज भी आपको वहाँ दिख रही है। और अब तो ऑयल का ये जो थोड़ा सा
वो ईवी का ट्रिगर है। दूसरे जो और स्टॉक्स में देख रही थी वो कैस्ट्रॉल, डेरिवेटिव काउंटर्स भी चल रहे हैं, क्रूड डेरिवेटिव काउंटर। कैस्ट्रॉल जैसे काउंटर्स तो क्रूड डेरिवेटिव काउंटर्स हो गए। देखिए कैस्ट्रॉल के ऊपर तेल का कोई डायरेक्ट वो नहीं है, थोड़ा सा, क्योंकि ये बेस ऑयल यूज करता है, उस पर लैग के साथ इम्पैक्ट आता है। ये अपने इंडिविजुअल कारोबार के चक्कर में चल रहा है, उस वजह से नहीं चल रहा है। ओके ठीक है, लेकिन जो दूसरे काउंटर्स जिनमें मूव अच्छी है, सिप्ला, फार्मा स्टॉक्स में अच्छी मूव है, सिप्ला हो, डिवीस लैब हो, वहां पर अच्छी मूव आपको दिख रही है। एक काउंटर और जो आज दिख रहा है काफी दिनों के बाद, वो है भारती एयरटेल। यहाँ पर भी हल्की हल्की मूव शुरू हुई है और आज आधे % की तेजी देख रही है भारती एयरटेल पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही शानदार मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उस कंपनी के स्टॉक ने पिछले 1 साल में जबरदस्त वैल्यू क्रिएट की है और बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रुप की बिलोंग करती है। मैं बात कर रहा हूँ सीएट की। स्टॉक करीब 60% पिछले 52 वीक्स में चला है, 2200 रुपये के ऊपर। और कंपनी के ग्रुप सीएफओ मिस्टर सुबैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपके सारे सेगमेंट्स के जो टायर्स के सारे सेगमेंट्स हैं, उसमें ओईएम डिमांड, रिप्लेसमेंट डिमांड, जब आप अपने बड़े क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं तो क्या विजिबिलिटी मिल रही है? पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी अच्छा रिबाउंड आया, क्या ये सस्टेनेबल दिख रहा है आगे साइकिल? Okay, see, if you really look at our last 3 years, okay, and we have grown strongly. And 2 years back, our growth was 14% in the year 2020-21. 21-22, we grew by about 21%. And in the 20 year went by, 22-23, we grew by about 22%. So we have been growing, and the growth that we had achieved in the previous 3 years had both price growth as well as volume growth. Coming into the current year, we expect that growth to be more on volumes, little less on price. That's the way we see. And to your question, how are we seeing the market? I think replacement market is kind of stable. In case of two-wheelers, we are seeing some growth over the same period of last year because of a lower base, and there is some festive demand both for two-wheelers as well as passenger car from OEM side that would certainly help us to deliver certain growth, and also for those categories from the OEM's point of view would be growing. Commercial category of tires, which is trucks and bus, LCVs, is kind of a stable. Current quarter is more or less in line with the last quarter. In the two-wheeler growth in the replacement market, we are seeing it largely because of some recovery in the rural side, and we are also seeing a growth in the passenger car thanks to good demand from EV side and non-EV vehicles where the tires are to be replaced. In case of international business exports, okay, and after a challenging last year due to geopolitical reasons, we are seeing growth from Q1 onwards. So it's a mixed bag. Replacement is seeing growth in some categories. OEM is seeing growth in passenger categories. In international business, some of the geographies are coming back to the normal levels, and therefore overall we are able to see a small, mid-single digit kind of a growth. राइट, तो ठीक है, आपने ये बताया कि कहीं ना कहीं आपको टू व्हीलर डिमांड तो अच्छी दिख रही है और एक्सपोर्ट का भी आपने बताया, लेकिन आप एक चीज़ समझना चाहेंगे मिस्टर सुबैया कि आपके आरएम प्राइसेस किस तरह से, रॉ मटेरियल प्राइसेस किस तरह से दिख रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज तो है रबर प्राइसेस में अब तक जो एक ट्रेंड सा दिख रहा है, और दूसरी क्या एक वरी हो सकती है कि कहीं ना कहीं चाइना की डिमांड अगर वापस आती है वो एक इंटरनेशनल प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर डाल सकता है? Rubber prices, natural rubber prices have been more or less stable in the last 6 months period. Okay, in the 6 months period, there were weeks, days where the international prices moved up or down, but it's been reasonably stable, except in the last 2-3 weeks where we saw a jump of about $100 in the international prices. So and the local prices have been more or less mirroring international prices and stable. So the concern is not so much on the international prices of natural rubber. It's more about the fact that crude prices have moved up. Crude, as we speak today, it's crossed about $90 level. It's almost at 9-month high. And if it sustains, it'll have some impact on the overall raw material cost, which is something which needs to be mitigated in the coming quarter if we are able to see that crude oil sustaining. Crude was largely hovering around $75 to $80 level for most part of the current calendar year. Now it's inched up to 90. That's more of concern than the natural rubber.
सर एक मिस्टर सुबैया, एक पहले एक कंसर्न रहता था कि जो चाइनीज़ टायर है वो मार्केट को काफ़ी डिस्टर्ब करते थे। क्या आप अब उसकी सिचुएशन बता सकते हैं कि उस तरह की सिचुएशन अभी भी है या उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है? The impact has always been on the truck and bus tires, and not in two-wheelers or not in passenger car in the past. So therefore, and after government introduced anti-dumping duty on import of truck and bus radial tires from China, and subsequently with some non-tariff barrier related restrictions on other category of tires, the import from China remained stable, or in fact it came down and it remained stable. But we're also seeing some kind of an increase in the import of tires from Southeast Asian countries like Thailand. Okay, and as of now, it is not impacting our part of the business so much. But going into the future, we need to see in the event that the trend shows upward movement. ओके ठीक है मिस्टर सुबैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, हमारे क्वेश्चंस के जवाब दिए, क्लियरेंस रखी अपनी कंपनी की। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot. Thank you very much.